चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चे, स्वागत है आप सबों का। और आज के क्लास में हर बच्चे का स्वागत है ना। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। चलिए, आज के प्रश्न बहुत लाजवाब हैं और थोड़ा सा ठीक है, पीछे जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उससे थोड़ा सा हट करके है, तो मज़ा आएगा आप सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न पर बात करते हैं बच्चे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय है ना, पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस कुड बी रेफर वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। बच्चे, आपको पता है यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप लेटर्स को पढ़ने के लिए किस ठीक है लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है आपको हमेशा मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं, यानी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ध्यान में रखिएगा, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए याद रखना है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, अक्षरों को पढ़ने के लिए याद रखना है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए यानी स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए यानी स्मॉल लेटर्स याद रखना बच्चे, है ना। स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए, किस लेंस का यूज करते हैं, है ना। तो आपको कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। अच्छा प्रश्न है, ग्लास का प्रयोग करते हैं। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में याद रखना है कि इसमें उत्तल लेंस, इसमें कन्वेक्स लेंस है ना, या आप कह सकते हैं उत्तल लेंस। ये देखिए इस तरह का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? तो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। और अब देखिए, है ना, ये ध्यान में रखना, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का नहीं करेंगे। तो ये काट दीजिए, ये वाला अवतल लेंस वाला ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता याद रखना बच्चे, कन्वेक्स लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो क्या होगा, ठीक है, याद रखना है। मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, ध्यान में रखिएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस ये क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है, एकदम याद रखना है आपको कि मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस यानी आपको उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, ये क्या होता है? तो उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, एकदम ध्यान में रखिएगा, आवर्धन क्षमता ये होता क्या है? तो आवर्धन क्षमता होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आपको कन्वेक्स लेंस होता है m = 1 + d/fe। एकदम याद रखिएगा, 1 + d/fe, जहां d क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, याद रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। ध्यान में रखना बच्चे, दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कौन? तो आपका ठीक है, आपका d न्यूनतम दूरी। और fe क्या है? तो fe बच्चे है, याद रखना है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी है ना। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखनी है, बराबर आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब देखते हैं, क्या एकदम याद रखना है, क्या देखते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा सा डील करते हैं। कह रहा 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अब देखिए इस फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले को गौरपूर्वक देखिए। यदि फोकस दूरी कम होगा तो मैग्नीफाइंग ज्यादा होगा और ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। याद रखना है कि फोकस दूरी अगर क्या होता, कम होता आईपीस का, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन बड़ा होगा। याद रखना, आवर्धन बड़ा होगा और बड़ा अक्षर दिखेगा, आवर्धन क्या होगा, बड़ा होगा। याद रखना, बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। और एफई अगर क्या होगा, बड़ा होगा, याद रखिएगा, क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, m कम होगा। याद रखना, कम होगा। और ठीक है, आपको प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा दिखेगा। प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। ये कंसेप्ट एकदम याद रखनी है। अब क्या हो जाएगा भाई, तो आपको क्लियर हो गया कि 50 सेंटीमीटर अगर है तो आपको फोकस दूरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन कम हो गया। यहां देखिए, आपको मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस दूरी है तो फोकस दूरी कम होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो एकदम क्लियर याद रखिएगा, सी नंबर आंसर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कह रहा छोटे अक्षरों को, है ना, छोटा अक्षर है बच्चे, तो ये निकट से आप देखेंगे, तो निकट देखेंगे तो निकट
आपको खराब है तो उसको ठीक करने के लिए याद रखना है आपको हमेशा कन्वेक्स लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, कन्वेक्स लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। और ये कौन सा दृष्टि दोष हो गया, तो यह हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, याद रखना है हाइपरमेट्रोपिया हो गया। और बहुत अच्छा सवाल है, ये याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है। इसीलिए आंसर एकदम क्लियर है, सी नंबर होगा। चलिए, सभी बच्चों से आग्रह है, कह रहा है कि क्या सर इतने कम लाइव में क्यों पढ़ाते हो? क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, मेरा काम पढ़ाना है, बच्चे को जुड़ना है तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ेगा। और आप यदि इतना, अब क्या हम बताएं, कोई कमेंट का जवाब नहीं देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में तथा रक्तक पटल के नीचे, है ना, पर्दे बना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए रेटिना इज फॉर्म्ड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, है ना, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई एंड बिलो द कोरोइड। ये क्या होगा? चलिए, तो देखिए जवाब नहीं देना चाहिए किसी प्रश्न का, तो आपको, ठीक है, मैं किसी भी तरह का जो कमेंट है उसका जवाब नहीं दूंगा बच्चे। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जवाब प्रश्न होगा तो वही जवाब मैं दूंगा, तो ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये क्या है, तो ये है कॉर्निया और ये है कोरोइड। और ये देखिए यहां पर क्या है, एकदम याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपको इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आपके नेत्र में जो है, ठीक है, कौन परत, तो रेटिना ही प्रकाश संवेदी परत है। याद रखना, प्रकाश संवेदी परत है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। प्रकाश संवेदी परत कौन हो गया? तो रेटिना हो गया। ध्यान में रखिएगा, फोटो सेंसिटिव जो लेयर है वो क्या होता है? प्रकाश संवेदी परत, ये आपका रेटिना होता है ना। और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, यहीं पर आपको क्या बनेगा? यहीं पर इमेज फॉर्म्ड होता है, इमेज फॉर्म्ड होता है। बहुत अच्छी बात है, फॉर्म्ड होता है। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को और देखते हैं, तब और एलिब्रेट करेंगे। कह रहा है क्या, प्रश्न में कह रहा है कि नेत्र के सबसे आंतरिक भाग, तो नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में आपको रेटिना होता है। ध्यान में रखना है, नेत्र के सबसे आपको आंतरिक भाग में क्या होगा? रेटिना। तथा रक्तक पटल, ये कोरोइड होता है बच्चे, कोरोइड, है ना, कोरोइड के नीचे पर्दा बना होता है। कोई बात नहीं है, पर्दा जो है, पर्दा मतलब क्या हुआ? स्क्रीन। ये कौन होता है? तो आपको नेत्र में केवल स्क्रीन रेटिना होता है, रेटिना होता है। रेटिना के अलावा कोई स्क्रीन नहीं होता है। अब आइए ऑप्शन पर, कचाभ द्रव से फ्रॉम विट्रस फ्लूइड। बच्चे विट्रस फ्लूइड कहाँ होता है? तो ये देखिए, ये आपको क्या है, यहां पर आपका ये जो है पक्षमाभ पेशियां या सिलियरी मसल्स है। और इससे लटका हुआ है क्या? तो इससे लटका हुआ है, याद रखना, ये सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स इसको कहते हैं। और इसके नीचे जो है बच्चे, यही आपका नेत्र लेंस है। ध्यान में रखिएगा, यही आपका नेत्र लेंस है। और यहां जो लिक्विड पाया जाएगा, इसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसको हम विट्रस ह्यूमर या कचाभ द्रव कहते हैं, है ना। और मैंने क्या कहा, कहां पाया जाता है विट्रस ह्यूमर? तो ध्यान में रखिएगा, यह आपके रेटिना और किसके बीच? तो आई लेंस के बीच, रेटिना एवं आई लेंस के बीच द्रव होता है, आई लेंस के बीच ये द्रव होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे। अब देखिए, दृष्टि नारियों, ये देखिए ऑप्टिक नर्व्स है। तो आपका रेटिना का जो ये पोर्शन है, ध्यान में रखना, ये वाला जो पोर्शन है, यहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलता है, जो एक्चुअली फोटो, ठीक है, फोटो, ठीक है, सेंसेशन को, याद रखना, फोटो सेंसेशन यानी प्रकाश संवेदना को, सेंसेशन को किसमें बदलता है? तो फोटो सेंसेशन को आपका ऑप्टिक नर्व्स बदलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ब्रेन तक पहुंचाता है। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, सिग्नल में बदलता है। ये पर्दा नहीं होता बच्चे, है ना, बदलता है, एकदम ध्यान में रखना है, ये बदलता है किसको? तो भाई यह फोटो सेंसेशन यानी आपका जो, ठीक है, जो आपका क्या है, रेटिना पर जो, ठीक है, फोटो सेंसेशन है, उसको ये लेके जाता है कहां तक? ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। एक्चुअली इसका काम क्या हुआ? तो इसका काम दो ही है, यानी फोटो सेंसेशन को ये बदल देता है किसमें? तो इलेक्ट्रिकल सेंसेशन में। याद रखना, फोटो सेंसेशन को बदल देता है किसमें? तो इलेक्ट्रिकल सेंसेशन में ये बदल देने का काम करता है। कौन? तो आपका ऑप्टिक नर्व्स। ध्यान में रखना बच्चे। और देखिए, पक्षमाभी पेशियां क्या होता है? तो ये जो है, ये नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता है। नेत्र लेंस की यानी आई लेंस जो है, इसका फोकस दूरी आइदर ये क्या करेगा? बढ़ाएगा, और आइदर क्या करेगा? घटाएगा। कौन? तो पक्षमाभी पेशियां। तो बच्चे ये ध्यान में रखना है कि इसमें कहीं भी आपको रेटिना का चर्चा नहीं किया, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा?
ई नंबर आंसर होगा। पक्षमाभी मांसपेशियां, ठीक है, नहीं होगा बच्चे, याद रखना है, ठीक है। दृष्टि, ये ऑप्टिक नर्व्स भी नहीं होगा। कचाभ द्रव भी नहीं होगा। इसका आंसर आपको ई नंबर होगा। तो नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में तथा रक्तक पटल के नीचे पर्दा बना होता है जिसे आप रेटिना कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ए रेटिना इज नेत्र के सबसे, ये देखिए इंग्लिश में कुछ और कर दिया है, तो ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में कुछ और आपको इसका हिंदी कर दिया है कुछ और, है ना, क्योंकि पर्दा का हिंदी ही रेटिना होता, बताइए पर्दा का इंग्लिश ही रेटिना होता है। तो ये जो इंग्लिश वाला जो है वो कंप्लीटली गलत है, याद रखना। ये जो आपको किया है, ठीक है, हिंदी का जो इंग्लिश किया है, ठीक है, बाइलिंगुअल जो किया है वो गड़बड़ कर दिया है। यहां थोड़ा सा और देखना चाहिए आपको। रेटिना, जैसे रेटिना की बात करते हैं, ध्यान में रखना, ये रेटिना जो है, रेटिना किसका बना होता है? तो भाई सबसे पहले फोटो रिसेप्टर्स का बना होता है। रिसेप्टर्स, देखिए मेरे तरफ एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, ध्यान से रखिए और देखिए कितना मजेदार है। ये फोटो रिसेप्टर्स का बना होता है ना, प्रकाश संवेदी सेल्स का, फोटो रिसेप्टर्स सेल्स का बना होता है, यानी प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का बना होता है। पहला चीज नहीं, आपको रेटिना किसका बना है? तो प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का बना होता है, कोशिकाओं का। और ये देखिए कोशिकाओं का बना होता है। चलिए, इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाओं में कौन कौन आता है? तो ये याद रखना है कि रॉड्स और कोन्स आएगा। रॉड्स प्लस कोन्स को प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहते हैं। रॉड्स ये तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है, यानी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। कोन्स जो है रंग को कंट्रोल करेगा। रंग, प्रकाश के रंग का कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो कोन्स करता है, याद रखना है। दूसरा जो आपको बना होता है, ये किसका बना होता है? तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये दूसरा किसका बना होगा। तो याद रखिएगा बायपोलर सेल्स का बना होता है। बायपोलर सेल्स का बना होता है। अब बोलिए कि सर ये बायपोलर सेल्स यानी द्विध्रुवीय सेल्स का बना होता है। एक्चुअली रॉड्स और कोन्स जो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, उसको ये क्या करता है? तो आपको सिग्नल को याद रखना है, सिग्नल को, किसका? इमेज के सिग्नल को ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। बायपोलर सेल्स का बना होगा, यानी इमेज सिग्नल को, कौन सा इमेज बना है? इमेज के सिग्नल को ये लेकर के आगे बढ़ता है। ध्यान में सिग्नल को आगे बढ़ाता है कौन? तो आपका बायपोलर सेल्स आगे बढ़ाता है। अब देखिए, अब एक और सेल से बना होता है जिसको आप क्या कहते हैं? तो बच्चे ये याद रखना है, इसको बोलते हैं गेगेलियन सेल्स। गेगेलियन सेल्स कहा जाता है, गेगेलियन सेल्स कहा जाता है। गेगेलियन सेल्स का बना होता है, गेगेलियन सेल्स बोलते हैं। गेगेलियन सेल्स, या आप कह सकते हैं, ठीक है, गेगेलियन, है ना, गेगेलियन सेल्स का बना होता है। ये काम क्या करेगा? तो एक्चुअली, ठीक है, इसी से आगे बढ़ करके क्या बनता है? तो ऑप्टिक नर्व्स बनता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्टिकल नर्व्स या ऑप्टिक नर्व्स जो है किसके द्वारा बनता है? तो याद रखना गेगेलियन सेल्स के द्वारा बनता है। तो कभी कभी इस प्रश्न का आंसर आपको ये मार सकता था, दृष्टि नाभि, ठीक है बच्चे, क्योंकि आपको रेटिना का जो अंतिम छोर होता है वहीं से गेगेलियन सेल्स जो है ऑप्टिक नर्व्स में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में पर्दा कह दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चे इसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, कोई नहीं, रेटिना होना चाहिए था, है ना। और अगर पूछेगा कि रेटिना कितने प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तो ये 3 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, याद रखना है। ये पहला फोटोरिसेप्टर सेल्स, रॉड्स और कोन्स का बना होता है। बायपोलर सेल्स का बना होता है जो इमेज के सिग्नल को आगे बढ़ाने का काम करता है। और अंतिम भाग गेगेलियन सेल्स का होता है जो, ठीक है, जो आपको रूपांतरित होकर के ऑप्टिकल नर्व्स का निर्माण करता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे, और बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान में रखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टाइम की बर्बादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमको लगता है कि हमको इंसिस्ट कर रहा है कि सर कुछ बोलें, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं आता है, टाइम की बर्बादी है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होता है? देखिए, विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है ना, विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। चलिए, अच्छी बात है। और ये क्या होगा? तो आपको पता है पावर इनटू टाइम, है ना, पावर इनटू टाइम को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, है ना। पावर इनटू टाइम को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, है ना स्वाति सिंह जी, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, प्रेम से पढ़ने दीजिए। और मुझे पता है ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं,
अच्छी बात है। जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उनको पता है अच्छे से कि सर क्या पढ़ाते हैं। तो 200 मेगावाट है, याद रखना 200 मेगावाट है। और समय कितना है देखिए, एक दिन में इसके द्वारा प्रतिदिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटा होता है। और इसको 24 से गुना कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा। तो इसको गुना किए तो 24 दूनी 4800 और ये मेगावाट आवर हो गया, यानी ये घंटा है भाई, ये मेगावाट आवर हो गया। 4800 मेगावाट आवर, 4800 मेगावाट आवर हो जाएगा। तो देखिए कहां पर है मेगावाट घंटा, ये आ जाएगा, आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिनालिका का उपयोग किया जाता है। परिनालिका का उपयोग, ये देखिए सोलेनोइड है। सोलेनोइड क्या होता है, ये कॉपर का तार लेते हैं और इसको क्या करते हैं, तो ये कॉइल के फॉर्म में फॉर्म कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, सोलेनोइड, याद रखिए सोलेनोइड। ये होता क्या है, तो होता क्या है कि यह कॉपर का तार है ना, कॉपर का तार है जिसका हम क्या बनाते हैं, तो जिसका हम वलय बनाते हैं या कॉइल बनाते हैं। यह कॉपर तार का बना हुआ, याद रखना है, कॉपर तार का बना हुआ क्या होता है, तो बना हुआ कुंडली है, याद रखना है, कुंडली मतलब क्या होता है, कॉइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉइल है। किसका बना हुआ है, तो कॉपर तार का बना हुआ होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये ध्यान में आपको रखनी है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। कह रहा परिनालिका का उपयोग किसमें करते हैं, तो जैसे ही सोलेनोइड की बात करेंगे तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, उपयोग याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग होता है। पहला उपयोग क्या होता है, तो पहला उपयोग होता है ना, चलिए तो ध्यान में रखना है। तो पहला उपयोग जो है, याद रखिए, बिना कंसेप्ट के कोई बात ही नहीं होती है ना, याद रखना है, विद्युत चुंबक नहीं होगा केवल आंसर, है ना। उपयोग किस में करेंगे, तो पहला तो आपको पता है कि ये सोलेनोइड है और सोलेनोइड में हमने क्या किया कि एक रॉड डाल दिया, ये देखिए लोहा का छड़ डाल दिया, है ना, और इससे इलेक्ट्रिक करंट पास किए। तो आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यह विद्युत चुंबक की भांति काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। विद्युत चुंबक, ध्यान में रखना है भाई, विद्युत चुंबक बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। यानी सोलेनोइड में आपने क्या किया कि एक जो है, ठीक है, जो है फेरस का बार डाल दिए हैं, याद रखना, लोहे का छड़ या फेरस बार आप डाल दिए हैं। तो ये किसके रूप में काम किया, तो ये काम किया, ध्यान में रखना है कि ये काम करेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में। दूसरा देखिए, ये केवल ऐसे ही सोलेनोइड आपने यूज किया तो बच्चे ये काम करता है इंडक्टर, प्रेरक के रूप में, इंडक्टर के रूप में काम करेगा, जिसको आप प्रेरक कहते हैं, प्रेरक के रूप में भी ये काम करेगा। बहुत अच्छी बात है ना। और इसका उपयोग किस में करते हैं, तो एसी परिपथ में करते हैं, एसी परिपथ में किया जाता है। ध्यान में रखना है, एसी परिपथ में क्या करने के लिए, तो याद रखना है कि विद्युत धारा के परिवर्तन को रोकने के लिए, विद्युत धारा के परिवर्तन को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। विद्युत धारा के परिवर्तन को रोकने के लिए आप यूज करते हैं, किसका, तो इंडक्टर का, रोकने के लिए करते हैं। ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक और इसका यूज करते हैं, किसमें करेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट NI, जहां N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, उसके निर्माण यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग आप करते हैं। B बराबर म्यू नॉट NI, जहां म्यू क्या है, तो ये है आपको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और I क्या है, तो जितना इलेक्ट्रिक करंट आपने इस कॉइल से पास करवाया है वो है ना। तो ध्यान में रखना है कि विद्युत परिपथ में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। विद्युत परिपथ में एसी धारा में परिवर्तन का विरोध करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और विद्युत चुंबक में भी इसका यूज होता है, यानी ए भी होगा और बी भी होगा। तो आंसर हो जाएगा डी में। याद रखना, वितरण बॉक्स में हम किसका यूज करते हैं, तो वितरण बॉक्स में हम, ठीक है, आपको याद रखना एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, मिनिएचर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा, ध्यान में रखना है भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछता है, तो याद रखनी है। चलिए, तो आंसर आप डी नंबर मारिएगा, और हठात नहीं बोल देना है कि विद्युत चुंबक में बिना कंसेप्ट के, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिना कंसेप्ट के आप किसी क्वेश्चन का आंसर मत मारिए, क्योंकि ये डी और ई है ना।
टीआरई 3 में हमसे पढ़ा है, टीआरई 3 में आप मेरे से अगर पढ़े होंगे, ठीक है, मेरे से भी पढ़े होंगे। टीआरई 3 में कोई साइंस नहीं पढ़ाता था, मैं ही पढ़ाता था। आगे देखते हैं, प्रकृति के ज्ञात, प्रकृति के ज्ञात, ये हमको इंसिस्ट करा रहा है ना, ये हमको जो है ना बोलने के लिए मजबूर कर रहा है ना। आप जो है हमको बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मैं मजबूर नहीं होऊंगा, है ना, मुझे पढ़ाना है। चलिए, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, और मुझे आपका आईपी एड्रेस भी पता करने आता है भाई, ठीक है। तब शशांक सर को आप नहीं जानते हैं, शशांक सर को जान लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आइए ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, उसके बाद आइए कौन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आइए क्या, तो दुर्लभ नाभिकीय बल, वीक, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स पर आते हैं, है ना। तीसरा आते हैं किस पर, तो प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर आते हैं, है ना। चलिए जरा देखिए मेरी बात समझिएगा, ठीक है। आपको मास के कारण यानी द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल याद रखिएगा, द्रव्यमान के कारण बल, कारण बल, ठीक है। अगर मास के कारण बल लगता है तो उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये क्या होगा, तो आवेश के गति के कारण बल, याद रखना है कि फोर्स ड्यू टू, ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, आवेश के गति के कारण बल, गति के कारण बल होता है ना। ध्यान में रखना, आवेश के गति के कारण बल को आप क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना है कि बीटा पार्टिकल्स के इमिशन के कारण, बीटा पार्टिकल के क्षय के कारण बल, याद रखना है, क्षय के कारण बल को आप क्या कहते हैं, याद रखना है, ड्यू टू इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स आप कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, याद रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, याद रखना है कि मेसन पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण बल, मेसन पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण बल, पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण जो बल लगता है, एक्सचेंज के कारण बल, है ना। ध्यान में रखिएगा, बल, इस बल को आप क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और सबसे मजबूत बल कौन होता है, तो स्ट्रॉन्ग, ये देखिए ये वाला सबसे मजबूत होता है, ध्यान में रखिएगा, ये SNF लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे मजबूत बल होता है। देन आफ्टर आपको क्या होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। देन आफ्टर आपको क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, आपको आ जाएगा, याद रखना है, ये आ जाएगा आपका कौन सा, तो बच्चे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा। और अंत में क्या आता है, तो ध्यान में रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। अगर हम, ठीक है, आपको करें नंबर के आधार पर बात करें, तो याद रखना है ये हो गया, अगर ये 1 होगा, ध्यान में रखना बच्चे, अगर इसको 1 नंबर मानते हैं, ठीक है, तो 1 हो गया, याद रखना, रेशियो निकाल रहे हैं, तीनों का, चारों का रेशियो निकाल रहे हैं, और ये 1 अनुपात क्या हुआ, 10⁻²। दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये अनुपात हो जाएगा 10⁻6। फिर क्या होगा, तो अनुपात हो जाएगा 10⁻38। ध्यान में रखना है कि सबसे कमजोर बल कौन होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सबसे मजबूत कौन होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो एकदम याद रखना है, तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये गलत हो गया, सबसे कमजोर बल होता है। ध्यान में रखना है, सबसे कमजोर बल कौन होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश कणों पर क्रिया करता है, एकदम सही है ना। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता के कारण होता है, मैंने कहा कि बीटा पार्टिकल के इमिशन के कारण होगा, बीटा पार्टिकल के इमिशन के कारण बल होता है, के इमिशन के कारण यह बल होता है। ध्यान में रखना है, इमिशन के कारण यह बल होता है। और ठीक है बच्चे, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। गलत कौन सा हो गया, तो ये हो गया, गलत पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम, है ना, ये देखिए पानी गिर रहा है विशाल झरने से, ये देखिए ये झरना है, यहां से गिरेगा, तो आपको पता है यहां पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं mgh। और जैसे ये पानी गिरेगा, ये देखिए ये पानी जैसे नीचे की ओर गिरेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये पानी चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और जैसे यहां पर पहुंचेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाता है, किस में, तो हीट एनर्जी में। ध्यान में रखना है, हीट एनर्जी में ये चेंज हो जाता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और अंत में हीट एनर्जी यानी उष्मा ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाता है। किस फॉर्म में बच्चे, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा T,
एस डेल्टा टी यूज करते हैं, है ना, ध्यान में रखना है। ये Q बराबर एम एस डेल्टा टी यूज करते हैं, है ना। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और अंत में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है हीट एनर्जी में। तो ध्यान में रखना, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो गिरता हुआ पानी सूर्य, ये गलत बात है। तली के पानी में अधिक स्थित ऊर्जा, गलत बात है। गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये किसमें बदल जाता है? तो मैंने कहा हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। ध्यान में रखना है, किसमें चेंज हो जाएगा? तो हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में ये चेंज हो जाता है। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बताया। क्या बताया? कि ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है और ये बदल गया, ठीक है, Q में, और ये 1/2 mv² बराबर होता है ms डेल्टा टी। ध्यान में रखना है, ये इसमें बदल जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और ये भी ध्यान में रखना कि सर ने क्या बताया है, और इसको नोट डाउन कर लेना है भाई, है ना। बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, मुझे पता है ना कि मैं क्या हूं, ठीक है। कौन टीचर क्या है, कौन CSIR नेट किया हुआ, JRF किया हुआ, पता है हमको अच्छे तरीके से, ठीक है। इसलिए किसी से घबराना नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं, बोलने दीजिए। आगे बढ़ाने, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? तो आपको पता होगा, जमीन के अंदर, ये देखिए ये आपका जमीन है और इस जमीन के अंदर आपको पानी होता है ना, पानी होता है। ये जमीन के अंदर आपका पानी है। चलिए, उटपटांग, हाँ रहने दीजिए। देखिए मैं बार बार आप सभी बच्चों को ये कह रहा हूं कि उटपटांग प्रश्न में ही मजा आता है कि टीचर किस तरह से डिस्कशन करा रहा है। तब देखिए कितना आपको लाजवाब तरीके से हम डिस्कशन कराते हैं, और देखते चलिए कि कहां कहां क्या कंसेप्ट आपको मिल रहा है। और यकीन मानिए कि मुझे पता है कि कौन टीचर क्या करता है, नहीं करता है, इसीलिए प्रेम से पढ़िए, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बच्चे आराम से देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप, पानी गर्म होता है। हैंडपंप लगा हुआ है, ये हैंडपंप लगा हुआ है ना, हैंडपंप लगा हुआ है, और यहां देखिए ये हैंडपंप लगा हुआ है। आप सभी बच्चों को पता है अच्छे तरीके से कि यहां पर जल भूमि के अंदर से जाता है, और भूमि के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आपको पता है जनरली 18 से 20 फीट में पानी आना शुरू हो जाता है। जनरली आजकल तो पटना की बात करें तो लगभग 100 फीट के बाद ही पानी आता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपको 18 से 20 फीट पर पानी का टेम्परेचर कितना होता है। तो ये देखिए, ये लगभग, ये जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है। कौन सा जल है? भूमिगत जल। इसका तापमान, भूमिगत जल का तापमान, ध्यान में रखिएगा, जल का तापमान, एवरेज की बात मैं कह रहा हूं, है ना, एवरेज की बात कर रहा हूं। 18 फीट से लेकर के 100 फीट के अंदर ये लगभग आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ठंड के दिनों में बाहर ठंडा कितना होगा? तो आपको पता है बाहर ठंडा हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तभी ठंडा होगा। तो आपको ये पानी जब निकलेगा तो कितने डिग्री सेल्सियस वाला? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान का पानी यहां बाहर निकलता है। इसीलिए पानी आपको गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए वाह तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठंड के मौसम में। और ठीक है, जल का तापमान, एवरेज की बात मैं कर रहा हूं, औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या बात करें, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है, ठीक है। शरीर का तापमान जो है ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का मैंने क्या कहा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन लेना थोड़ा कठिन बात है, नहीं होगा ये आंसर। फिर देखिए, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होगा, अधिक होता है। मैंने कहा वायुमंडल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, और ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो जल है उसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा कि वायुमंडल के तापमान से आपको भूमिगत जल का तापमान क्या हुआ, अधिक होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, भूमिगत जल का पानी जो है वो गर्म प्रतीत होगा। आंसर एकदम बी नंबर होगा। पंपिंग क्रिया से इससे कोई लेना देना नहीं है, घर्षण का कोई मतलब यहां पर नहीं होता है। तो ये बातें याद रखनी है बच्चे। कंसेप्ट क्या कह रहा है, सर क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ये मैंने कई बार आपको कहा है कि व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन सितार एंड फ्लूट, तो आपको ठीक है परिचित की ध्वनि से, याद रखना परिचित की ध्वनि, देखिए कितना मस्त कंसेप्ट है, परिचित की ध्वनि, या कहिए वाद्य यंत्र की ध्वनि, है ना, वाद्य यंत्र की ध्वनि से क्या, तो वाद्य यंत्र की ध्वनि से किसका, तो बच्चे वाद्य यंत्र का या परिचित का पता कर लेना, एकदम याद रखना है, परिचित का पता कर लेना। या आपको कभी कभी क्या होता है, गायक के गाने से, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, गायक के गाने से, गायक का पता कर लेना, गायक के गाने से,
है ना, ये गायक का पता कर लेना है। यानी आपको सेम नोट प्लेड हो रहा है सितार और फ्लूट पे, तो सितार की ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है और फ्लूट की जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, दोनों की, ठीक है, ध्वनि से उसका पता कर लेना, वह केवल और केवल क्वालिटी गुण है। यानी परिचित का पता करना या गायक का पता करना, ध्यान में रखिएगा कौन गायक गा रहा है, गायक का पता करना, और ठीक है आपको वाद्य यंत्र का पता करना, यह क्वालिटी गुण पर आधारित है ना। वाद्य यंत्र का पता करना, ये कई बार मैंने कहा पढ़ाया है बच्चे, वाद्य यंत्र का पता करना, ये किस सिद्धांत पर काम करता है पता करना, ये तीनों जो है निर्भर करता है किस पर, तो केवल ध्वनि गुणता पर, क्वालिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करेगा। और क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना है क्वालिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओवर टोन पर। याद रखना अधि स्वर पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अधि स्वर पर ये डिपेंड करता है, ये याद रखनी है। ओवर टोन पर ये डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां आप याद रखिएगा ये भी तारत्व, ध्वनि का मोटा या पतला होना, ध्वनि आपको क्या होगा, तो ध्वनि का पतला या मोटा होना, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ध्वनि पतला हो गया, थीन हो गया या मोटा हो गया, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है आपके किस पर, तो तारत्व पर डिपेंड करता है, जिसको पिच कहा जाता है, क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, है ना, तारत्व पर डिपेंड करता है, पतला या मोटा होना, है ना, ये याद रखिएगा, ये बार बार आप पढ़े भी होंगे। और प्रबलता किस पर डिपेंड करता है, तो ऊर्जा पर, याद रखिए ऊर्जा पर डिपेंड करेगा, एनर्जी पर डिपेंड करता है या आयाम पर डिपेंड करता है, आयाम पर डिपेंड करेगा, ठीक है, एनर्जी या आपको एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ध्वनि के मुख्य रूप से कितने गुण होते हैं, तो ध्वनि के 3 गुण होते हैं, एकदम ध्यान में रखना है आपको, ध्वनि के 3 गुण है। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड कितना होता है, 3 गुण है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ साउंड आपको 3 होते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड कितने, तो भाई याद रखना है आपको 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला है तीव्रता, तीव्रता जिसको इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता या इंटेंसिटी कहते हैं, याद रखिएगा। और इंटेंसिटी क्या होता है, तो आपको याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, हायर द एनर्जी हायर द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। दूसरा होता है क्या, तो तारत्व होता है, याद रखिएगा तारत्व होता है, जिसको पिच कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि तारत्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आपको, ठीक है, आपका जो पिच ऑफ द साउंड है, पिच ऑफ द साउंड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच ऑफ द साउंड। और तीसरा जो है यही गुणता होता है, गुणता, ध्वनि गुणता कहते हैं या क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, जो ओवर टोन पर डिपेंड करता है। ये तीनों गुण याद रखना है, ठीक है, गुणता अधि स्वर पर डिपेंड करेगा, अधि स्वर पर ये डिपेंड करता है या आपको ओवर टोन पर डिपेंड करता है। तो ध्वनि के कितने गुण, 3 गुण, तीव्रता, तारत्व और गुणता। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहा ऊर्जा के समान विभाजन के नियम के अनुसार ठोसों की मोलीय विशिष्ट ऊष्मा, ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठोसों का मोलीय विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान में रखना है, ठोसों का मोलीय विशिष्ट ऊष्मा ये किस पर डिपेंड करेगा, यानी ठीक है आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पर चर्चा कर रहा है, हीट ऑफ सॉलिड ये कह रहा है। और ये किसने बताया था, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड या ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान में रखिएगा, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का कंसेप्ट किसने दिया था, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का कंसेप्ट दिया था डिबाय ने, याद रखना है, ये किसने दिया था, तो ध्यान में रखिए, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का कंसेप्ट दिया था, याद रखिएगा कि इसके बारे में सर्वप्रथम, इसके बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका क्या, तो डुलोंग पेटिट, सर्वप्रथम डुलोंग और पेटिट ने बताया था, याद रखना, डुलोंग एवं पेटिट ने बताया था, याद रखिएगा, पेटिट ने बताया था, है ना, पेटिट ने बताया था, क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा जरा, बताया था, क्या बताया था, कहा था क्या कि देखिए, ठीक है, आपको स्पेसिफिक हीट जो होता है किसी सॉलिड का कैसे होगा, तो याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिए ये मॉलिक्यूलर वेट है, अनुभार है, अनुभार है, ठीक है, द्रव्यमान नहीं है भाई, अनुभार है, अनुभार है ना, ये इनटू क्या आपको, ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट जो है इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होगा, तो वह आपको 3R के बराबर होगा, या आप क्या कह सकते हैं 6 के बराबर होता है, ये कहा था किसने, तो डुलोंग और पेटिट ने कहा था। ध्यान में रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये कांस्टेंट होता है, और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, ध्यान में रखिएगा, ये बराबर होगा 6 के या 3R के, जहां R क्या है, तो R बराबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, याद रखना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और इसका मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.987 है ना, कैलोरी, हाँ कैलोरी पर, ठीक है, कैलोरी पर
पर डिग्री सेल्सियस इंटू मोल होता है, पर डिग्री सेल्सियस इंटू मोल होता है, ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर वेट और स्पेसिफिक हीट का गुणनफल नियत हो गया, ठीक है। तो तापमान पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। आप अनुभार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है, ध्यान में रखिएगा, अनुभार अलग होगा और द्रव्यमान अलग होता है। तापमान और द्रव्यमान दोनों पर, इस पे भी निर्भर नहीं करेगा, इसीलिए आंसर क्या होगा? तो आपको ई नंबर होगा। ध्यान में रखिएगा कि विशिष्ट ऊष्मा दो ही कंडीशन पर डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूलर वेट पर और दूसरा क्या? स्पेसिफिक हीट जो है डिपेंड करेगा। आपको यहां देखिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होगा? 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट कहीं है ही नहीं बच्चे, तो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। यह तापमान से भी स्वतंत्र रहता है, केवल और केवल मॉलिक्यूलर वेट पर निर्भर करता है। तो आंसर आपका केवल आपको यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं ही इसका आंसर होगा, तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा गैस के अणुओं के माध्य मुक्त पथ से संबंधित गलत कथन कौन है? अच्छा प्रश्न है। अच्छा, माध्य मुक्त पथ होता क्या है? ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स चला और ये कोलाइड कर गया, तो यहां से यहां आया है ना, ये फिर यहां पर मूव किया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां मूव किया, तो इसको बोलते हैं मुक्त पथ। इसको क्या बोलते हैं? फ्री पाथ, याद रखिएगा, फ्री पाथ कहते हैं, ध्यान में रखना है, फ्री पाथ कहते हैं इसको, मुक्त पथ कहलाता, मुक्त पथ कहलाता है। बड़ा अच्छा बात है, मुक्त पथ कहलाएगा। और ये मुक्त पथ लैम्डा बराबर क्या होता है? इसको लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं, यानी गैस अणु या कोई भी जो पदार्थ है वह, ठीक है, आपको जब मूव करता है तो सरल रेखा पथ पर मूव करेगा, यहां फिर कोलाइड करेगा, फिर ये सरल रेखा पथ पर मूव करेगा, यानी आपको यहां दिशा निरंतर बदलता रहता है, लेकिन ठीक है, आपको ये जो पथ होता है वो सरल रेखा होता है, और इसी पथ को आप फ्री पाथ कहते हैं। यानी गैस अणु, याद रखना है, गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ कौन सी गति करता है? तो ब्राउनियन मूवमेंट करता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्राउनियन मूवमेंट करेगा। और ब्राउनियन मूवमेंट में मैंने क्या कहा कि हमेशा जो गतिपथ होता है वो क्या होगा? तो गतिपथ जो है वो सरल रेखा होता है। ध्यान में रखिए बच्चे, गतिपथ क्या होता है? हमेशा सरल रेखा होता है ना, और इसे मुक्त पथ कहा जाता है। और ये किसने कैलकुलेट किया था? तो ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने ये कैलकुलेट किया था। उन्होंने ये मुक्त पथ का जो फॉर्मूला था वो क्या दिया? मुक्त पथ क्या होता भाई? तो मुक्त पथ होता है क्या? 1/, ठीक है, √2 है ना, 2 पाई डी, और ये देखिए आपको dn², जहां आपको क्या हुआ? तो d जो है ये दूरी है ना, दूरी है, ये जितना डिस्टेंस कोलाइड किया है ये मुक्त पथ है ना, दूरी है। और यहां n क्या है? तो ये है गैस अणुओं का घनत्व है, याद रखना है क्या है? तो अणुओं गैस अणुओं के का संख्या घनत्व है, गैस अणुओं का संख्या घनत्व, ध्यान में रखिएगा, गैस अणुओं का संख्या घनत्व ये कहलाता है, संख्या घनत्व कहलाता है। और ये होता कितना है? तो ध्यान में रखना है कि n बराबर होता है क्या? तो n बराबर होता है P अपॉन, है ना, KT होता है, जहां P क्या है? तो P बराबर दाब है, ध्यान में रखिएगा, P बराबर प्रेशर है, K बराबर क्या है? तो बोल्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्जमान कांस्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, बोल्जमान कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और T क्या है? तो T आपको तापमान है, T बराबर टेम्परेचर होता है, T बराबर क्या हुआ? तापमान होता है, ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, अब किस पर डिपेंड किया? तो इस पर पुट कर देते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला हम ले रहे हैं, लैम्डा बराबर 1/2 पाई, है ना, उसके बाद d, और ये देखिए P, n के बदले n² के बदले हमने ये पुट कर लिया, n² करेंगे तो P² KT, तो P को अंदर ले लिया और ऊपर कर देते हैं KT, है ना, KT आ गया, तो KT अपॉन √2 पाई dP ले लेते हैं, किसका? तो लैम्डा का मान लेते हैं। अब देखिए, ये मुक्त पथ का फॉर्मूला है, K जहां बोल्जमान कांस्टेंट है, और बोल्जमान कांस्टेंट क्या होता है? तो बोल्जमान कांस्टेंट K बराबर होता है R/N, R जहां यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और क्या है? N नंबर ऑफ मोल्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, याद रखना है, मुक्त पथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मुक्त पथ क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता था, हाँ, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर होता है, क्योंकि नीचे है, क्या है? नीचे है ना, ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि आपको ये बाहर निकल गया है, ये रूट के अंदर मत कीजिए, इसको कर लेते हैं बाहर, क्योंकि n² ले लेते हैं, P कर देते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या होगा,
कह रहा है कि अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। गलत बात है, क्योंकि अणु की संख्या देखिए नीचे है ना, तो नीचे है तो क्या होगा, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। ध्यान में रखिएगा, अणु की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ताप का अनुक्रमानुपाती सही है, ठीक है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। अणुओं की संख्या के क्या होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ना कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो गलत कौन सा हो गया, तो ये नंबर गलत हो गया। और ये ठीक है 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चे, तो वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, है ना। याद रखना है क्या कि आपको ज्यादा अगर फॉर्मूला नहीं ये करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए कि मुक्त पथ जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मुक्त पथ का मान बढ़ता जाता है, जितना दाब बढ़ेगा उतना ही ये दाबित होगा और ये फ्री मूव नहीं कर सकता है, जिसके कारण आपको दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अणुओं की संख्या का व्युत्क्रम, जितना ज्यादा अणु होगा उतना ज्यादा कोलाइड होगा और उतना ही मुक्त पथ कम होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन इस पर पूछता है, तो ध्यान में रखिए सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। देखिए अच्छा प्रश्न है बच्चे, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। वीवीआई याद रखना है, ये सब प्रश्न पूछेगा इस बार के एग्जाम में, पूछना तय है, पूछता ही है ना। चलिए पूछता ही है और पूछेगा ही, है ना। यहां देखिए, ये देखिए नमन कोण किसको कहते हैं भाई मेरे, एकदम समझिएगा। ये पृथ्वी पर है, मान लीजिए अभी पटना में हम हैं, कहां पर हैं, पटना में है। ये देखिए पटना में है, तो पटना में ये केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर कुल चुंबकीय क्षेत्र लगा है ना। और यहां क्या हुआ, तो आपको 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल और दूसरा ले रहे हैं वर्टिकल। ये हो गया क्या, तो बी भी, और ये क्या हो गया, बी एच हो गया, है ना। ये कोण जो है इसी को बोलते हैं डेल्टा, इसी को बोल दीजिए डेल्टा, डेल्टा कोण बोलते हैं। और यही डेल्टा क्या है, नमन कोण है। ध्यान में रखना है, डेल्टा क्या है, नमन कोण होता है, नमन कोण होता है, एकदम याद रखना है भाई मेरे। नमन कोण कौन है, तो डेल्टा नमन कोण है नहीं। क्या कैसे डिफाइन करेंगे नमन कोण को, तो एकदम समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बराबर आपको ठीक है यहां पर पूछता है क्वेश्चन, किस क्या हुआ नमन कोण, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, और कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कौन हो गया, बी एच है। तो ठीक है आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कुल चुंबकीय क्षेत्र के साथ जितना कोण बनाता है उसे ही नमन कोण कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि बच्चे बी एच, ठीक है, बी के साथ, यानी ठीक है आपको चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, चुंबकीय क्षेत्र का कौन घटक है, तो ये आपको क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये किसके साथ, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। कुल चुंबकीय क्षेत्र किसका अर्थ का, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, है ना, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के साथ जितना कोण बनाता है, ठीक है, साथ कोण कितना बनाया, तो डेल्टा, यही क्या कहलाएगा, तो नमन कोण कहलाता है। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डीप, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। अब देखिए इंग्लिश में भी हम रिपीट कर देते हैं, बराबर क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में भी। देखिए क्या मैंने कहा कि टोटल एंगल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज नोन एज एंगल ऑफ डीप। ध्यान में रखिएगा, अब जरा मेरी बात समझिए, और ठीक है इतना तो समझ गए, इसको भी समझिए जरा। ये देखिए ये विषुवत रेखा हो गया, ये क्या हुआ, इक्वेटर हो गया, और ये हो गया नॉर्थ पोल। बच्चे नॉर्थ पोल पर याद रखना है ये डेल्टा का मान क्या होता है, प्लस, ठीक है, 90 डिग्री होता है। साउथ पोल पर, ठीक है, आपको याद रखना है साउथ पोल पर आपको डेल्टा का मान क्या होता है, तो -90 डिग्री होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अगर किधर से किधर, अगर नॉर्थ पोल से इक्वेटर के तरफ आएंगे तो एंगल ऑफ डीप का मान क्या होगा, तो भाई मेरे घटेगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछ देता क्या कि ठीक है आपको साउथ पोल से इक्वेटर के तरफ जा रहे हैं, तब क्या होता है एंगल ऑफ डीप का मान, तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना है कि कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एंगल ऑफ डीप जो है, ठीक है, कहां पर, इक्वेटर पर मैंने कहा 0 डिग्री होता है, मैंने पोल पर कहा, नॉर्थ पोल पर मैंने क्या कहा 90 डिग्री होता है, साउथ पोल पर मैंने क्या कहा बच्चे, तो साउथ पोल पर होता है कितना, तो -90 डिग्री होता है। ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बराबर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या होगा, स्थिर रहता है, नहीं, है ना, क्या होगा, एंगल ऑफ डीप फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, तो घटता है। अगर यहीं पर रहता साउथ पोल टू इक्वेटर, तब क्या होता, तो
तो बढ़ता है। तो देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है, पूछेगा प्रश्न बच्चे और फंसेगा लोग, अगर डिस्कशन नहीं किया हुआ होगा तो फंसेगा, कहीं भी किसी भी किताब में आपको जल्दी नहीं मिलेगा इस तरह का। नेक्स्ट देखते हैं, कहा सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा किसका अनुक्रमणपाती होता है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने बताया है इस तरह का प्रश्न, मैंने कहा कि देखिए टोटल एनर्जी जो होता है एसएचएम में वो क्या होता है, तो भाई ये दो फॉर्मूला एकदम नोट डाउन कर लीजिए, 1/2 KA² है ना, KA², एक फॉर्मूला ये हो गया, जहां K क्या है, तो भाई ये है बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बल नियतांक कहते हैं इसको, बल नियतांक कहते हैं। और ठीक है, ये हो गया फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, ए मतलब हुआ एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तो आयाम कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब देखिए ई क्या, एसएचएम, एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है 1/2 m² और A² होता है, जहां m क्या है, तो m है द्रव्यमान, याद रखना द्रव्यमान है, मास है, इसको बोलते हैं मास, द्रव्यमान या मास हो गया। ओमेगा क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं, ध्यान में रखना है, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और ये कैसे मेजर करेगा भाई मेरे, तो ये 2π/T होता है, 2π/T होता है, ओमेगा बराबर 2π/T होता है। अब इस प्रश्न पर पुट कर देते हैं इसको, है ना, E SHM है ना, एनर्जी इन, टोटल एनर्जी इन SHM क्या होगा, तो 1/2 m, अब देखिए ओमेगा का वैल्यू 2π/T, तो 2π/T का होल स्क्वायर है ना, कर दीजिए, ठीक है, इंटू क्या होगा, तो इंटू हो गया आपको A² आ गया, तो ये निकल के आ गया 1/2 m, ठीक है, 4π² और क्या T² इंटू क्या A²। अब प्रश्न बनाते हैं, आयाम के समानुपाती नहीं बच्चे, आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है, ठीक है, आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है, आयाम के घन के गलत बात है, केवल आयाम के वर्ग का यहां पर निकल के आया, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आपको बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल एनर्जी किसमें एसएचएम, ये क्या होगा, तो भाई मेरे टोटल एनर्जी जो एसएचएम है, ध्यान में रखना है कि यह आपको आयाम के वर्ग का समानुपाती है, एक पहला, दूसरा क्या द्रव्यमान का समानुपाती है, तीसरा क्या, तो ये देखिए आवर्तकाल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, आवर्तकाल के वर्ग का क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चे। तो ये तीनों चीज याद रखना है, आयाम के वर्ग का समानुपाती, द्रव्यमान का समानुपाती और ठीक है आपको क्या हुआ, आवर्तकाल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा और ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का, तो ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्या कह रहा है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता क्या होती है, तो याद रखना हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर मतलब क्या हुआ, रेक्टिफायर का मतलब होता है ये क्या कर रहा है, तो भाई ये एसी को डीसी में बदलता है, एसी को आपको किस में बदलता है, तो डीसी में बदलने का काम करता है, यानी ऐसा इक्विपमेंट जो एसी को डीसी में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो दिष्टकारी कहते हैं, याद रखना रेक्टिफायर कहते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, उसकी इफिशियंसी की बात कर रहा है, यानी ये देखिए पावर ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट और बटे पावर ऑफ क्या हुआ एसी, है ना, आपको एसी को डीसी में बदलना है, तो दिए क्या, तो इनपुट ये हो गया और आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, तो आउटपुट प्राप्त होता भाई मेरे, आउटपुट प्राप्त होता है क्या, तो याद रखना है कि ये डीसी प्राप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना पीडीसी क्या होता है, तो पीडीसी होता है, ठीक है, आई, याद रखना आई एम, ये देखिए आई एम बटे क्या होगा, तो पाई, है ना, का होल स्क्वायर, ये देखिए पावर, पावर बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इनटू क्या प्रतिरोध होता है, ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर बटा प्रतिरोध होगा। और पीएसी क्या होता है, तो पीएसी होता है, ध्यान में रखिएगा, ये होता है, ठीक है, आपको Im/2 का होल स्क्वायर इनटू क्या, ये भी प्रतिरोध होता है। दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं भाई मेरे, ये देखिए पावर ऑफ डीसी बटे पावर ऑफ एसी, है ना, तो ये देखिए दोनों का मैंने वैल्यू यहां पर लिखा है और इसको ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि जब भी डीसी का पावर की बात करेगा तो Im बटे पाई, ठीक है, Im मतलब क्या, मीन करंट है, Im बराबर क्या है, तो ये है मीन करंट, यानी औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा है भाई मेरे, याद रखना है विद्युत धारा है। आर क्या है, तो आर प्रतिरोध है, और कहीं से मैं नहीं लाया हूं फॉर्मूला, पी बराबर क्या होता है, I² R होता है, उसी फॉर्मूले को मैंने यहां पर यूज किया है एसी और डीसी के लिए, है ना, ध्यान में रखिएगा। अब इस पर ले आते हैं, तो ये देखिए फॉर्मूला हो गया Im, है ना, Im बटे पाई का होल स्क्वायर इनटू क्या आर बटा क्या हो गया, तो Im बटे 2 का होल स्क्वायर, है ना,
और इंटू क्या हुआ आर हो गया। जब इसको हल कीजिएगा तो ये देखा आई एम कट ही गया, फिर नीचे बचा, ऊपर चला गया 2 का स्क्वायर, नीचे बचा पाई का स्क्वायर इंटू आर कट ही गया। तो ध्यान में रखिएगा इसका वैल्यू होगा 0.46, ठीक है 0.406 आएगा, याद रखना 0.406 आएगा बटे 1 आएगा इंटू 100 कर लेंगे, ये परसेंटेज में निकल जाएगा यानी 40.6% होगा। तो ये बातें याद रखनी है भाई मेरे, जिस तरह से मैंने कराया है हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसी को याद रखना है कि इनपुट कैसे निकलता है, आउटपुट कैसे निकलता है, और फिर आपको ये फॉर्मूला, फिर आपको ये प्रश्न आपका आसानी से बन जाएगा, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु डालने पर क्या होगा। तो अच्छी बात है, सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, और इसको आपको पता है लूनर कॉस्टिक कहते हैं, लूनर कॉस्टिक कहते हैं। और इसका यूज किस में करते हैं, तो लूनर कॉस्टिक का यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपको वोटिंग इंक में किया जाता है, वोटिंग इंक में करते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे, वोटिंग इंक में करते हैं। किसका यूज, तो आपको लूनर कॉस्टिक का। अब इसमें कॉपर डाल देते हैं, और आपको पता है कि सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम के, उसके बाद ना, उसके बाद क्या का, उसके बाद मग, उसके बाद क्या अल, उसके बाद क्या जन, है ना, उसके बाद फे, है ना, उसके बाद क्या होगा पब होगा, उसके बाद क्या हुआ एच, उसके बाद कू, है ना कॉपर, ये देखिए, उसके बाद हज मरकरी, उसके बाद अज सिल्वर हो गया, और अंत में एयू, यानी सबसे अक्रियाशील धातु एयू, और उसके बाद एजी है ना। तो ध्यान में रखिएगा कॉपर जो है यह क्रियाशील है, और कॉपर क्या करेगा, तो AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस करके खुद, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, खुद कॉपर नाइट्रेट बना लिया और Ag को मुक्त कर दिया भाई। तो यहां देखिए ये क्या होगा, तो याद रखना है, ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, याद रखना है, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु के डालने पर क्या प्रतिक्रिया होती है, तो कम सक्रिय धातु का प्रतिस्थापन, एकदम सही है। अधिक सक्रिय धातु कैसे प्रतिस्थापन होगा, तो कम सक्रिय धातु का प्रतिस्थापन हो जाएगा। कौन करेगा, तो कॉपर करेगा, कॉपर जो है Ag को, ठीक है, विस्थापित कर खुद ब खुद वहां जुड़ जाने का काम करेगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए बच्चे, है ना, जो कम सक्रिय होगा वो विस्थापित कर देगा, जो अधिक सक्रिय होगा विस्थापित कर देगा कम सक्रिय धातु को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधन कौन होता है। तो जब भी कार्बन की बात करेगा तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना या 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करना, ग्रहण करना आसान बात नहीं है, याद रखना है 4 इलेक्ट्रॉन, क्या मैं कह रहा हूं, त्यागना, है ना, त्यागना, या आपको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करना, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना असंभव है बच्चे। प्राप्त करना क्या होता है, असंभव होता है, प्राप्त करना असंभव है ना, असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। इसीलिए कार्बन हमेशा क्या करता है, कार्बन हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा, ठीक, हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तब क्या बनाएगा, तो यह आपको याद रखिएगा सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा, सहसंयोजक बंधन, और या आप कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, है ना, ध्यान में रखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कोई ना तो देगा ना ही ये त्याग सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, तो ध्यान में रखिए उतना एनर्जी होता नहीं है, तो यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो बहुत मस्त कंसेप्ट है, याद रखना है भाई मेरे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन है, आयनिक नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट और यहां गेन होता है तभी जाकर के आयनिक बंधन बनता है, तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। बोल सकते हैं आपकी सर वंडरवाल बंध क्यों नहीं बनता है, तो वंडरवाल बंध याद रखिएगा यौगिकों के बीच होता है, यौगिकों के बीच बंधन होता है, ना कि परमाणुओं के बीच। यौगिकों के बीच बंधन कौन सा होगा, तो ध्यान में रखिएगा यौगिकों या अणुओं के बीच बंधन होता है, अणु, 2 अणु के बीच में। बोलेगा क्या कि जल के अणु के बीच में कौन सा बंधन, तो याद रखें यहां वंडरवाल बंध हो जाएगा। जबकि ठीक है आपको ये जो है, ठीक है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंधन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जल के अणुओं के बीच में वंडरवाल बंधन होगा। तो यौगिकों या अणुओं के बीच बंधन कौन सा है, तो अणुओं के बीच बंधन, याद रखना अणुओं के बीच बंधन, इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं, याद रखना है वंडरवाल बंध कहते हैं। तो महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। हाँ जी, लंदन फोर्स भी कहते हैं, यह सबसे कमजोर बंधन होता है। चलिए आंसर एकदम याद रखना है, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली क्या होता है। तो
आपको पता होगा 1980 के समय में ठीक है, गैस के टेबलेट में, याद रखना गैस का टेबलेट क्या सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था, टेबलेट, ठीक है, आपको जिंटेक का यूज कर रहे थे 1980 के समय। गैस का टेबलेट आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाने लगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाने लगा, ध्यान में रखिएगा, इसको प्रयोग किया जाने लगा, मेटल हाइड्रोक्साइड किया जाने लगा और जाने लगा, इसी को एलुजेल कहते हैं, जाने लगा, है ना, इसी को आप क्या कहते हैं, एलुजेल कहते हैं, ध्यान में रखिए भाई मेरे, एलुजेल कहते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ताकतवर दवा एक समय में बहुत प्रसिद्ध था, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, याद रखना है, एंटासिड में इसका भी यूज हम लोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसको क्या बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, किसको, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और ये क्या है बच्चे, तो एंटासिड है, एंटासिड में यूज करते हैं, एंटासिड में प्रयोग किया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए ये क्या है, तो Na2CO3 इंटू 10H2 ले लीजिए, और इसको आप धोबन सोडा कहते हैं, धोबन सोडा कहा जाता है, धोबन सोडा कहते हैं, महत्वपूर्ण है भाई। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बात करें NaOH, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और बराबर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आंसर मान लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न पर बात करते भाई, कारण निम्नलिखित में से, कह रहा पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, पीतल एकदम सही है, क्योंकि आपको पता है कि पीतल जो है कॉपर और जिंक का बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का बना होता है, एकदम याद रखिएगा। यहीं पर अगर बात करें किसका, तो बच्चे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मुंज मेटल, तो ये भी आपको कॉपर प्लस किसका बना होता है, तो ये भी बना होता है कॉपर प्लस जिंक का ही बना होता है, ध्यान में रखिएगा, मुंज मेटल ये दोनों बना होगा कॉपर और जिंक का। अब आते हैं मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, याद रखना है, लोहे का अयस्क है, लोहे का, फेरस का अयस्क है, लोहे का अयस्क होता है कौन, तो मैग्नेटाइट। और इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है, ध्यान में रखिएगा, इसका फार्मूला है Fe3O4 होता है ऐसे, ठीक है। मैग्नेटाइट याद रखना है कि लोहे का 4 अयस्क है, लोहे का कितना अयस्क, तो लोहे का अयस्क एकदम ध्यान में रखना है, लोहे का अयस्क कौन कौन होगा, तो लोहे का अयस्क 4 ठो है। पहला कौन होगा, तो ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं हेमेटाइट कहते हैं, है ना, हेमेटाइट कौन हुआ, तो ये Fe2O3 होता है, एकदम याद रखना है, ठीक है, Fe2O3 होता है। दूसरा आपको मैग्नेटाइट, जो आपको मैंने फार्मूला बता दिया, मैग्नेटाइट Fe3O4। तीसरा, ठीक है, सीडेराइट होता है, Fe2CO3 होता है, ठीक है। चौथा आपको क्या बोलते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, तो Fe2O3 इंटू 2S2 होता है, Fe2O3 इंटू 2S2 होता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये गलत हो गया, है ना, पहला सही है बच्चे। अब देखिए, पारादित सम्मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो पारा अनिवार्य सम्मिलित हो, एकदम सही है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कि पारा प्लस कोई और धातु, पारा कोई और धातु ले लेते हैं, धातु, इसी को बोलते हैं अमलगम। क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अमलगम कहा जाता है, अमलगम कहते हैं, एकदम याद रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी आपका सही है ना। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट, गलत बात है, फोटोग्राफी में आपको सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जो है KNO3, यह आपको 2 कामों में होता है, एक होता है गन पाउडर में, याद रखना, गन पाउडर में यूज होता है, दूसरा आपका यूज करते हैं उर्वरक में, इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट के 2 मुख्य उपयोग होते हैं, कौन कौन, तो गन पाउडर और आपको उर्वरक में किया जाता है, तो यह भी गलत हो गया, है ना। अब देखिए आंसर क्या होगा, तो पहला सही है और कह रहा है कि परीक्षण कीजिए, क्वेश्चन देखिए सत्य है ना, सत्य कौन कौन हो गया, तो पहला सत्य है और तीसरा सत्य है, तो पहला और तीसरा बी नंबर में, तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि आपको कहां कहां क्या क्या प्रश्न है, और अच्छे प्रश्न है बच्चे। पीड़कनाशी के रूप में DDT का उपयोग किया जाता है, तो ये देखिए DDT, बड़ा अच्छा प्रश्न है, DDT इसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे इसको बोलते हैं, ठीक है, आपको डाइफिनाइल, याद रखना, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है ना, ट्राइक्लोरोइथेन होता है। आज के समय में ये इसको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित है, याद रखना है। कौन सा रसायन, क्या DDT प्रतिबंधित है, हाँ भैया, अभी वर्तमान में जो है ना रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, आपको केमिकल्स हो गया है, प्रतिबंधित। क्यों प्रतिबंधित हो गया,
तो क्योंकि यह जो है आपको बायो मैग्निफिकेशन करता है, बायो मैग्निफिकेशन करता है। क्या बच्चे, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैव आवर्धन मैग्निफिकेशन करता है, बायो मैग्निफिकेशन करता है, जैव आवर्धन करता है। इसका मतलब क्या हुआ जैव आवर्धन का, तो जैव आवर्धन का मतलब हुआ कि आपके कोशिका में या खाद्य जाल में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, खाद्य जाल में सांद्रता, खाद्य जाल में, ठीक है, सांद्रता का क्या होगा बच्चे, सांद्रता आपको इसका बढ़ गया है ना, आपके खाद्य जाल में। और ठीक है, इवन आपको बहुत सारे जो पक्षी हैं उसके अंडे को ये पतला कर चुका है, कौन, तो आपको डीडीटी। इसीलिए ठीक है, आपको आपके खाद्य जाल पर प्रभाव ना पड़े इसके लिए हमने इसको प्रतिबंधित कर दिया है बच्चे, ध्यान में रखना, डीडीटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीडीटी की बात अगर करेंगे तो याद रखिएगा कि डीडीटी, ध्यान में रखिए, डीडीटी किसका बना होता है, तो डीडीटी मैंने कहा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, और इसका फॉर्मूला हो गया C14H9 है ना, Cl5 होता है, C14H9 और Cl5 होता है। और ये कीटनाशक में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, कीटनाशक में उपयोग, इंसेक्टिसाइड्स में इसका उपयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स में इसका उपयोग बृहद मात्रा में करते हैं। अब प्रश्न पर आइए, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग की हानि क्या है, तो कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है ना, ठीक है, बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर सम टाइम, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि ठीक है आपको वर्तमान में क्या हुआ, जीव जो है ठीक है इसके प्रति, ठीक है आपको वर्तमान में याद रखना है, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है इसके प्रति क्या हो गया है, तो उसने प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लिया, कुछ समय के बाद प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर देता है। तो वर्तमान में ध्यान में रखना बच्चे, वर्तमान में जीवों ने, ठीक है, जीवों ने इसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है, इसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया, प्रतिरोध विकसित कर लिया है, यानी काफी ज्यादा जीव इसके प्रति क्या हो गया है, तो प्रतिरोध विकसित कर गया, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो वर्तमान में डीडीटी जो है इनइफेक्टिव हो गया है, कुछ समय तक तो ये इफेक्टिव रहता है लेकिन कुछ समय के बाद ये इनइफेक्टिव हो जाता है, ये सही है ऑप्शन, है ना। अब देखिए, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा कि जैव सांद्रण कर लेगा और आपके खाद्य जाल में प्रवेश कर जाएगा और खाद्य जाल में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो बी भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना भाई, ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ठीक है आपको डी ऑप्शन आ जाता है, क्वेश्चन का प्रारूप ही बदल जाता है, तो दोनों आपका सही है ना। ये आपको जीवों ने इसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है, अब इस पर काम ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है ना। कह रहा है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। हाँ, खराब हुआ होगा, एकदम सही है। और देखिए डिस्कशन कैसे करार है बच्चे, है ना। बार बार मैं बताता हूं कि आपको चक्कर में नहीं रहना कि कौन क्या कह रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं, ठीक है, आपको कितनों चिल्ला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको कभी भी इंसिस्ट नहीं होगा, कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही सोचा है। नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए सल्फर ऑक्साइड जो है ना, ये क्या होता है, अम्लीय है, ध्यान देना भाई मेरे, अम्लीय है। और नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड कोई बात नहीं, अमोनिया, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट गैस है बच्चे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जल में सर्वाधिक घुलनशील, जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन होता है, जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस, जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस, याद रखना है, हाईली सॉल्युबल ठीक गैस कौन होता है, तो हाईली सॉल्युबल गैस है, याद रखिएगा, अमोनिया, NH3 है ना। NH3 गैस सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कौन गैस सबसे ज्यादा घुलनशील होता है, तो अमोनिया। कौन गैस जल में सबसे कम घुलनशील होता है, तो नाइट्रोजन, ये भी ध्यान में रखना है, सबसे कम घुलनशील गैस कौन होगा, नाइट्रोजन। अब प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि एन अननोन गैस डिजॉल्व क्विकली इन वाटर, अच्छी बात है, पहले ही मैंने कहा कि सबसे ज्यादा घुलनशील गैस अमोनिया होता है। अमोनिया जल में घुल करके क्या बनाता है, तो ये देखिए H2O मिल गया और ये बना लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH का निर्माण कर लिया, तो दो ले लेंगे तो आपको बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखें, NH4OH का निर्माण कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं प्रश्न में, फिर क्या कह रहा है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, और आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्षारक है, और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, एकदम याद रखना। क्षारक मतलब बेस होता है, बेस जो है क्या करेगा, तो बेस जो है आपको रेड लिटमस को ठीक है ब्लू कर देगा, याद रखना है। ये क्या करेगा, तो याद रखना है, रेड लिटमस को ये क्या करता है, ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है ना, ध्यान में रखिएगा, ब्लू कर देता है, ब्लू कर देता है। चलिए अच्छी बात है,
है ना। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप और देखिए, दिस गैस ऑल्सो गिव्स व्हाइट स्मोक, एकदम सही है, व्हाइट स्मोक देगा। क्यों? क्योंकि HCl से ये रिएक्ट कर रहा है, तो NH3 अब प्लस HCl ले लीजिए, और ये बन गया क्या, नौसादर बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जिसको आप नौसादर कहते हैं, नौसादर कहते हैं भाई मेरे। और ये क्या होता है, तो ये होता है व्हाइट स्मोक होता है, व्हाइट स्मोक होता है, यानी उजला धुआं देता है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण कर लिया। तो कौन सा इसमें है, तो आपको ठीक है याद रखना है, अमोनिया होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति मैंने पहले ही बता दिया है, अम्लीय होता है, न कि क्षारीय होता है। तो ऐसे भी काट देते है ना, जल में घुलनशील से भी काट देते, कहीं से भी पकड़ेंगे तो आपको आंसर इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा क्या, नीला थोथा। तो आपको बच्चे पहले से पता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O को नीला थोथा कहते हैं, अच्छी बात है। कौन सा थोथा कहते हैं, तो नीला थोथा। कवकनाशी में, फंगीसाइड्स में यूज करते हैं इसका, याद रखिएगा, फंगीसाइड्स में यूज करते हैं, फंगीसाइड्स में प्रयोग किया जाता है, किसका, तो आपको कॉपर सल्फेट का, नीला थोथा का। इयोसिन, ये देखिए लाल, ठीक है, रंजक है, रेड डाइज है, रेड डाइज है, यानी आपको ये क्या है, इयोसिन का प्रयोग हम लोग लाल, ठीक है, वर्णक में किया जाता है, या लाल डाइज में करते हैं, है ना, ध्यान में रखना है। सिल्वर आयोडाइड, ये कृत्रिम वर्षा में या क्लाउड सीडलिंग में यूज होता है। सिल्वर ये क्या होता है, आर्टिफिशियल रेनिंग में, आर्टिफिशियल रेनिंग में, कृत्रिम वर्षा में, या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग कहिए, या आप कह सकते हैं क्या, तो क्लाउड सीडलिंग, है ना। ये देखिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, आपको मेघ बीजन हिंदी में यूज होता है, मेघ बीजन, क्लाउड सीडलिंग कहते हैं, सीडलिंग में इसका यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। मेघ बीजन हिंदी होता है मेघ बीजन, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मेघ बीजन इसमें होगा। और जिंक फॉस्फाइड Zn3 और P2 होता है, जिसका उपयोग ठीक है आपको जो है रोडेंटिसाइड्स में, कृंतकनाशी में किया जाता है, चूहे को मारने में करते हैं। अब प्रश्न बनाइए क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीला थोथा कवकनाशी मैंने कह दिया, है ना। और आपको इयोसिन कहा गया, लाल स्याही में, है ना, डाइज में, रेड डाइज में यूज करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का यूज किस में करेंगे, कृत्रिम वर्षा में, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडलिंग में मैंने कहा। जिंक फॉस्फाइड का यूज करेंगे रोडेंटिसाइड्स में, तो डी का 4 नंबर, तो डी का 4 है ना, 2 जगह है। और ए का क्या बच्चे, तो ए का हो गया 2 नंबर, ए का 2 नंबर, ठीक है। बी का क्या हुआ, तो बी इयोसिन है, तो ये हो गया लाल स्याही 3 नंबर, है ना, तो आंसर हो गया ए नंबर। तो बहुत अच्छी बात है, देखिए कितना लाजवाब सवाल है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। देखिए डायनामाइट जो है ना, डायनामाइट कब बनाया था, तो डायनामाइट का निर्माण याद रखिए 1863 में, 1863 में। कहाँ के वैज्ञानिक, तो स्वीडिश वैज्ञानिक, याद रखिए 1863 में यह निर्माण हुआ, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। स्वीडिश वैज्ञानिक किसने, बच्चे याद रखना, स्वीडिश वैज्ञानिक किसने, तो नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल नाम था, नोबेल ने किया था। कैसे किया, तो याद रखना है, किया था इसने, ठीक है, आपको ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, याद रखना है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, याद रखना, ग्लिसरॉल है और क्या है, तो ट्राइनाइट्रेट है, ट्राइनाइट्रेट है, ध्यान में रखिएगा, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है। इन्होंने क्या किया, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, या ये देखिए 1867 में किया था, है ना, तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट यानी ये आ गया CH3, ध्यान में दीजिए बच्चे, ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट कह रहे हैं, C3, ठीक है, C3 है, C3 और H5NO, ठीक है, NO3 ये इन्होंने निर्मित किया था, ध्यान में रखिएगा। ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट हो गया, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट हो गया, ट्राइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट, तो NO2 है ना, यहाँ देखिए यहाँ भी गड़बड़ है, NO2, ठीक है, ट्राइनाइट्रेट है, NO2 ये आप सही है। तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का निर्माण किसने किया था, तो बच्चे ये किया था, ठीक है, आपको अल्फ्रेड नोबेल ने। और ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को इसने किसलगर, याद रखना, किसोलगर, किसुलगर, किसुलगर पर इन्होंने क्या किया, इसको अवशोषित करा लिया। किसको, तो आपको किसुलगर, किसुलगर कहा जाता है। किसुलगर क्या होता है, तो ये होता है आपको जो है लकड़ी का बुरादा, ध्यान में रखना है बच्चे, लकड़ी का बुरादा को किसुलगर कहते हैं, लकड़ी का बुरादा, इस पर अवशोषित करा लिया और क्या बन गया, तो ध्यान में रखिएगा, यही बन गया, लकड़ी का बुरादा कहते हैं इसको, और ये बन गया क्या, तो यही बन गया डायनामाइट, ध्यान में रखना है, ये इसी का निर्माण हो गया डायनामाइट का। और डायनामाइट एक समय में बहुत
ठीक है, बड़ा विस्फोटक था जिसका उपयोग कोयले के खदान को उड़ाने में करते थे और पूरा कोयला टूट जाता था, फिर वहां से उसको निकालते थे। तो ये किसका बना हुआ है? तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का बना हुआ है। ध्यान में रखना बच्चे, C3H5NO2 होता है। और ये किसने किया था? तो स्वीडिश वैज्ञानिक नोबेल ने। मैंने क्या कहा? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को किसुलगर पर अवशोषित करा लेते हैं, या लकड़ी का बुरादा पर क्या करेंगे? अवशोषित करा लेते हैं, और यही क्या बन गया? तो डायनामाइट बन गया। ध्यान में रखिएगा, अवशोषित करा करके आप, ठीक है, कराकर डायनामाइट का निर्माण करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए सर, ये ग्लिसरॉल क्या होता है सर? ये देखिए ग्लिसरॉल होता है क्या? तो आपको पता है कि साबुन निर्माण में उपोत्पाद है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया में, साबुन निर्माण, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, साबुन निर्माण की प्रक्रिया में क्या है? उपोत्पाद है। प्रक्रिया में उपोत्पाद है ना। और आप मेरे से पूछ सकते हैं सर इसका फॉर्मूला जरा बता दीजिए ना। उपोत्पाद है, बाय प्रोडक्ट होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? तो ये बराबर क्वेश्चन पूछता है। आपने यदि एग्जाम दिया होगा तो बहुत बार पूछा है इसका। CH2OH, CHOH और क्या हुआ? CH2OH होता है। इसको बोलते हैं क्या? तो इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। ये देखिए ट्राहाइड्रिक अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? तो ट्राहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पाई तथा सिग्मा बंधों की संख्या समान किसमें है? देखिए अच्छा प्रश्न है। कैसे? तो देखिए हम करके देखते हैं। ये देखिए, ये CN लेते हैं, तो ये देखिए N है, ट्रिपल बॉन्ड C है ना, N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C आ गया। ये आ गया। यहां C ले लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लीजिए। अब देखिए यहां कितना सिग्मा बॉन्ड है। स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा ये। यहां देखिए ये हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड, मिडिल में क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहां देखिए सिग्मा बॉन्ड हो गया, ऊपर देखिए ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां क्या हो गया? तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। देखिए कितना सिग्मा है? तो भाई मेरे सिग्मा हो गए 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 पाई है। क्या बराबर है संख्या? तो नहीं है बराबर यहां पर। चलिए अब इसका बात करते हैं, इसका बात करते हैं भाई मेरे। क्या है? CH2। तो ये देखिए C, और यहां देखिए ये क्या हुआ? तो ये ले लीजिए H और H। मैंने क्या कहा? बिना स्ट्रक्चर के कभी भी आप बना नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां देखिए CN2 है, तो C और यहां ले लीजिए ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। ये देखिए स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहां देखिए फिर लेते हैं C और ट्रिपल बॉन्ड क्या लीजिए? N लीजिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए। यहां देखिए ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, है ना। ये सिग्मा है, H2 है ना। यहां देखिए सिग्मा है, सिग्मा है। यहां भी एक सिग्मा होगा और 2 पाई हो गया, है ना। यहां देखिए एक सिग्मा होगा और क्या हुआ? 2 पाई हो गया। अब जोड़िए कितना है? तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा है ना। 6 सिग्मा हो गया, 6 सिग्मा और कितना पाई? तो भाई मेरे पाई है 1 2 3 और 4, 4 पाई हो गया। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। अब आते हैं जेनॉन, ठीक है, आपको टेट्राऑक्साइड, जेनॉन टेट्राऑक्साइड आते हैं। ये देखिए XC, इधर लीजिए डबल बॉन्ड O, इधर लीजिए डबल बॉन्ड O, इधर लीजिए डबल बॉन्ड O, इधर लीजिए डबल बॉन्ड O। यहां देखिए सिग्मा पाई, है ना। यहां देखिए सिग्मा पाई, यहां देखिए सिग्मा पाई, यहां देखिए सिग्मा पाई। अब देखिए कितना सिग्मा हो गया? तो भाई 1 2 3 और 4 सिग्मा, और कितना पाई हो गया? तो 4 पाई। यानी यहां 4 सिग्मा और 4 पाई बनता है। यानी इसी में केवल क्या होगा? दोनों की संख्याएं बराबर होंगी। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, बिना स्ट्रक्चर के आप कभी बना सकते नहीं इस सवाल को, और जब तक स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी यह सवाल बनेगा, अनलेस आपको सवाल बनना बड़ा कठिन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई। यहां देखिए क्या कह रहा है। मैं इस प्रश्न को भी बनाने के लिए बड़ा सरल विधि बताता हूं। क्या बताता हूं? कि आपको देखना पड़ेगा, यहां ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। सोडियम का प्लस होता है, क्लोरीन का -1, पोटेशियम का +1, नाइट्रोजन का यहां देखिए 3 दूनी 6, -6 हो गया। तो इसका कितना होना पड़ेगा? +5 होना पड़ेगा, तभी जाकर के बैलेंस होगा, यानी +5 हो गया। यहां सोडियम का +1 है ना। ऑक्सीजन का यहां देखिए ठीक है -3 2 6 है ना, -6 हो गया। तो नाइट्रोजन का कितना होना पड़ेगा? +5 होना पड़ेगा, है ना। यहां देखिए पोटेशियम का +1 और क्लोरीन का -1, है ना, लिख लेंगे हम तुरंत। अब देखिए भाई यहां देखिए किसी का नहीं बदल रहा है। सोडियम का +1 ही है, क्लोरीन का -1 ही है, और पोटेशियम का +1 ही है, और यहां देखिए ये पोटेशियम का +1 ही है, आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन का +5 ही है, और ठीक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -3 सेम ही है। यानी किसी तरह से ये ना तो रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। यानी किसी का भी ऑक्सीडेशन और नंबर चेंज यहां नहीं हो रहा है, इसीलिए ना तो ऑक्सीडेशन है ना तो रिडक्शन है। इसमें किसी तरह का ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा। अब इस पर आते हैं। कैल्शियम का +2 है ना, इधर देखिए इधर भी +2। यहां आपको क्लोरीन का -1 है ना, ध्यान में रखना भाई। यहां देखिए ऑक्सीजन का
क्या होगा, 4 दूनी 8, -8 हुआ, -8 हुआ, 2 को घटा दिए, कितना हुआ, +3 हो गया। तो माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बैलेंस होगा, +3 करना पड़ेगा। ये देखिए हम निकाल भी देते हैं आपको। यहां देखिए मैंने क्या कहा, ये +2 होता है कैल्शियम का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो 4 दूनी 8, -8 हुआ, तो इसका कितना होना पड़ेगा कि 0 हो जाएगा, तो -3 2 जा 6 आ गया, यानी यहां -3 नहीं +3 होगा, 3 दूनी 6, 2 8, और ये देखिए -8, तो बराबर हो गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन का यहां पर कितना है भाई मेरे, ये होगा कार्बन, ना कि क्रोमियम, क्रोमियम तो है ही नहीं रिएक्शन में, H2, ये +1 हो गया। और ये देखिए कार्बन का, तो 4 दूनी 8, -8, तो +1 गुना 2, ये +2 हो गया, और बच्चे ये -8 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, तो बच्चे यहां पर फिर आपको 3 लिखना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, ये C2 होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए था, C2 होना चाहिए था, तो ये +3 इसका आ जाएगा। तो यहां भी कोई ना, तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। देख लीजिए +2 +2 +3 आ गया कार्बन का, -8, यानी यहां पर -2 कर दीजिए, 4 दूनी 8, -8 होता है, तो यहां भी -2 कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन का -2 है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, और ना तो ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है, ना तो रिडक्स ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब इस पर आते हैं, जिंक का क्या होता है, 0 होता है, सिल्वर का +1 होता है, ठीक है। यहां देखिए Cn है -1, Cn का क्या होता है, -1 होता है। जरा Ag पर बात करते हैं, Ag पर देखिए, Ag फ्री स्टेट में है तो इसका 0 हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब जिंक पर आ रहे हैं, ये +2 हो गया, है ना, +2 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, Cn का -1 होगा, -1 × 2 -2, तो -2 आप +2 क्या होगा, 0 हो जाता है। अब देखिए बच्चे, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखिए क्या हुआ, तो 0 से +2 हो गया है, यानी +2 की वृद्धि हो रही है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन हो गया, याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ये ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकरण होता है। चलिए अब जरा और देखते हैं, यहां देखिए, ठीक है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां पर, यहां देखिए 0 हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटता है तो आपको पता है रिडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं भाई मेरे, है ना। और इसके लिए आपको सिद्धहस्त होना पड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर निकालने के लिए, है ना। और ये क्या आंसर हो गया, C नंबर। यानी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी अब उपचयन होगा या ऑक्सीकरण होता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है, जिसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई मेरे। कह रहा जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव में वाले क्षेत्र में डाला जाता है तो क्या होगा। तो आपको पता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, और इसको लोहे पर डाल दीजिए, है ना, लोहा पर डाल दीजिए, तो ये बना लेगा FeCl2। क्या बना लेगा, FeCl2। और यहां देखिए 2 ले लीजिए, है ना बच्चे, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता होनी चाहिए कि धातु के साथ धातु प्लस अम्ल अगर अभिक्रिया करेगा तो ये कौन सा गैस निकालेगा, तो यह बनाएगा, लवण बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अब देखिए लवण क्या है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है, यही सही हो गया, है ना। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड कहां से आएगा, गलत बात है। हाइड्रोजन गैस और पानी कहां से आएगा, गलत बात है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब 2HCl को Fe से रिएक्ट कराएंगे तो FeCl2 + H2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, कारण निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल है। ध्यान में रखिएगा, सेलुलोज जो है ये किसका बना होता है, सेलुलोज, याद रखना है भाई मेरे। सेलुलोज जो है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज किसका बना होता है, तो सेलुलोज जो है आपको पॉलीसेकेराइड से, याद रखना, पॉलीसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड से, है ना। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H5, है ना, C6, ठीक है, C6H5 O6 और N होता है। ध्यान में रखिएगा, O6N होता है। ये आपको क्या है, तो ये याद रखना है, ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है। आप बोलिएगा सर ग्लूकोज तो C6H12O6 होता है, तो नहीं बच्चे, ये क्या है, तो ग्लूकोज का ही बहुलक होता है, और इसको हम क्या करते हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में जानते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या होता है, सेलुलोज होता है। इसमें याद रखना है, इसमें क्या होता है, तो इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि क्या यह मनुष्य के द्वारा पचाया जा सकता है, तो नहीं, इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। यह मनुष्य द्वारा नहीं पचता है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, मनुष्य इसे पचा नहीं सकता है। इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देखिए, ये कार्बनिक, ये जो है क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है, और ये बायोडिग्रेडेबल है ना। पॉलीथीन, ये क्या होता है, इथीन का बहुलक होता है, इथीन का बहुलक है। ध्यान में रखिएगा, इथीन का बहुलक कौन होता है, तो पॉलीथीन है। पॉलीथीन को इथीन का बहुलक बोलते हैं। पीवीसी, ये देखिए
विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है, विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। और ये दोनों क्या है, तो आपको ये क्या है, तो ये कृत्रिम पदार्थ है बच्चे। पॉलीथीन भी है कृत्रिम पदार्थ है और वायुमंडल में बहुत समय तक ये रह जाता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अजैव निम्नीकृत है, ये टूट नहीं सकता, पर्यावरण इसको क्या करता, तोड़ नहीं सकता। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, सेलुलोज। याद रखना है, सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो पाया जाता है वो सेलुलोज ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अंग्रेजी हिंदी मीडियम का बैच शुरू हुआ है, तो आप इसमें भाग लीजिए। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, क्षारीय मृदा धातु पर चर्चा कर रहे हैं, मृदा धातु पर आप चर्चा कर रहे हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल पर हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन होता है भाई मेरे, तो सबसे पहले होता है बेरिलियम, ये सेकेंड वर्ग का तत्व है, सेकेंड वर्ग का तत्व है, एकदम याद रखिएगा, सेकेंड वर्ग का तत्व है। और इसमें कौन होगा, तो सबसे पहले आएगा बेरिलियम, उसके बाद कौन होगा, तो मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होगा, तो कैल्शियम, उसके बाद क्या होगा, तो कैल्शियम के बाद आ जाइए तो स्ट्रोंशियम, उसके बाद क्या होगा, तो बेरियम, उसके बाद क्या होगा, तो भाई मेरे उसके बाद रेडियम होता है। अब देखिए ठीक है, बेरिलियम ठीक है, रंग नहीं होगा, याद रखना है, रंगहीन होता है, रंग बोल रहे हैं, ये इसका कोई रंग नहीं होता है। मैग्नीशियम ये उजला सफेद रंग होता है, सफेद रंग, याद रखना सफेद रंग, काफी चमकीला रंग होगा, चमकीला सफेद होगा यानी चमकीला होगा, ब्राइट, ठीक है, ब्राइट व्हाइट कलर होता है इसका। कैल्शियम ये क्या होता है, ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल होगा, याद रखना है, ब्रिक जैसा रेड होता है, ईंट जैसा लाल इसका कलर होता है। स्ट्रोंशियम ये देखिए, ये भी लाल रंग होता है, चमकीला लाल, चमकीला लाल होता है, चमकीला लाल होता है ना। और ये देखिए बेरियम हरा कलर होता है, हरा रंग होता है। और आ जाइए रेडियम, ये देखिए रेडियो सक्रिय है लेकिन इसका भी रंग होता है, ये क्या होता है, रक्त जैसा लाल, रक्त जैसा लाल होता है, रक्त जैसा लाल होगा कौन, तो आपको रेडियम होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें किसका रंग नहीं होता है, तो केवल जो है आपको बेरिलियम का रंग नहीं होता है, मैग्नीशियम का भी रंग होगा, मैंने बता दिया है, कैल्शियम का भी रंग होगा और स्ट्रोंशियम का भी रंग होगा। तो कह रहा है कि कौन सा आपको धातु ज्वाला के रंग प्रदान करती है, तो सब करेगा, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, स्ट्रोंशियम भी। आपको आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायता करता है, तो भाई मेरे अग्नाशय की बात कर रहा है, किसका कह रहा है, इंटेस्टाइनल जूस का, अग्नाशयिक रस। और ध्यान में रखिएगा, अग्नाशयिक रस में क्या होता है, तो रस में 3 चीज निकलता है, पहला ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन निकलेगा, ट्रिप्सिन। दूसरा क्या निकलेगा, तो मैं बार बार बताता हूं, एमाइलेज निकलेगा। तीसरा क्या निकलेगा, तो लाइपेज निकलेगा। ध्यान में रखिएगा, ये 3 पदार्थ निकलता है। लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का, है ना। एमाइलेज किसका करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा, स्टार्च का। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ध्यान में रखिए बच्चे, मैं बराबर बताता रहूं कि अग्नाशयिक रस कहां से निकलता है, तो ये अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय। और अग्न्याशय को क्या कहते हैं, तो भाई मेरे ये पेनक्रियाज होता है और ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। याद रखना, आपके शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि आपका अग्न्याशय है, ग्रंथि है भाई, है ना, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। और यहां से टेल निकलता है, याद रखना, TAL टेल निकलेगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। कहां से निकलता है, तो अग्न्याशय के F कोशिका से, याद रखना F सेल से ये निकलता है, F सेल से यह निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन का भी पाचन करेगा, प्रोटीन और वसा का भी पाचन करेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करेगा, सबका पाचन कर रहा है। ध्यान में रखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई। अगले प्रश्न पर बात कीजिए, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अच्छा प्रश्न है भाई, यह देखिए, मेरी बात समझिएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। ये आपका छोटी आंत है, ध्यान में रखिए बच्चे, ये क्या है, छोटी आंत है। समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, छोटी आंत है। छोटी आंत में आपको पता है किसमें, तो बच्चे सबसे पहला भाग जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम पहला भाग होता है, ड्यूडेनम, है ना, ग्रहणी जिसको बोलते हैं, ड्यूडेनम। दूसरा भाग जो है क्या है बच्चे, तो दूसरा भाग होता है, आपको पता है, इलम, है ना, दूसरा भाग होता है, ठीक है, याद रखना है, ड्यूडेनम जेजुनम होता है, जेजुनम होता है। और तीसरा भाग इलम होता है, याद रखिएगा, पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम होता है, जेजुनम सबसे छोटा भाग होता है। और तीसरा भाग होता है इलम, है ना, इलम होता है। और ये इलम भाग है, कौन सा भाग है, इलम भाग, सबसे बड़ा भाग। याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो भाई मेरे इलम होता है। और यहां आपको विली पाया जाता है, विली, ये देखिए विली पाया जाएगा। और इस विली में, ये विली हम बना रहे हैं, ये देखिए विली है, विली, VILLI, विली है। और इसके केंद्र में ये देखिए सेंटर जो होता है, यहां पर लैक्टियल्स पाया जाता है, लैक्टियल्स पाया जाता है।
ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि छोटी आंत के इलम भाग में विली पाया जाता है और विली के केंद्र में, ये केंद्र है, विली का केंद्र है भाई मेरे, विली का केंद्र है, यहां पर लैक्टियल्स पाया जाता है और यही लैक्टियल्स क्या करता है, तो वसा, ठीक है, वसा याद रखना, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल है ना, वसीय अम्ल और किसका, तो बच्चे मेरे वसीय अम्ल को और ग्लिसरॉल को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है और कहां पहुंचा देगा, तो लिम्फ में पहुंचा देता है, लसिका ग्रंथि में अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है और पहुंचा देता है कहां पर, तो ध्यान में रखिएगा, ये पहुंचा देगा कहां पर, तो ये पहुंचा देता है लसिका ग्रंथि में, लसिका तंत्र में पहुंचा देता है, लसिका परिसंचरण तंत्र यानी लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा देता है, लसिका परिसंचरण तंत्र में पहुंचा देता है, तंत्र में पहुंचा देता है। बाकी सब आपको क्या होगा, बाकी जो पार्ट है, ठीक है, आपको पता है जो प्रोटीन, एमिनो एसिड, आपको स्टार्च यानी ग्लूकोज, ये ऊपर वाले भाग से ही आपको क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, लेकिन केंद्रीय भाग से कौन एब्जॉर्ब होगा, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल अवशोषित होता है और सीधे पहुंचा दिया लसिका परिसंचरण तंत्र में। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत का कौन भाग, तो इलम भाग, इलम में क्या होता है, तो इलियम में क्या होगा बच्चे, इलियम में क्या होगा, तो विली पाया जाता है, विली के केंद्र में क्या पाया जाता है, लैक्टियल्स पाया जाता है। यह लैक्टियल्स क्या करता है, तो बच्चे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर सीधे लसिका तंत्र में पहुंचा देता है। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे, फंसाता है क्वेश्चन। तो दिस सिस्टम एब्जॉर्ब्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस ऑर्गन्स। कौन करेगा, तो विली का केंद्रीय भाग में उपस्थित लैक्टियल्स करता है और यह, ठीक है, लसिका परिसंचरण तंत्र में सीधे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को पहुंचा देता है, वहां से सीधे लिवर में पहुंच जाता है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। वीवीआई बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि विली का कौन भाग, ठीक है, आपको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित करता है, तो लैक्टियल्स है ना। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, डोर्सेरा में रोमी, अच्छा प्रश्न है भाई, यहां देखिए डोर्सेरा, याद रखिए ड्रोसेरा जो होता है, ठीक है, ये क्या है, तो बच्चे ड्रोसेरा याद रखना है, ड्रोसेरा, फिर क्या, तो आपको नेपेंथिस, नेपेंथिस, नेपेंथिस है ना, नेपेंथिस और लीजिए, ठीक है, नेपेंथिस बोलते हैं, नेपेंथिस, नेपेंथिस थो है बच्चे, थिस है ना, फिर क्या बोलिए, ठीक है, फिर आपको बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, फिर क्या बोलते हैं भाई मेरे, यूट्रिकुलेरिया बोलिए, फिर क्या बोलते हैं, तो वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब क्या है, फ्लाई ट्रैप, कीट भक्षी पादप है, ध्यान में रखिएगा, कौन पादप है, तो कीट भक्षी पादप है, कीट भक्षी पादप, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, भक्षी पादप है। अब देखिए क्या होता है भाई मेरे, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये है आपको डोर्सेरा का पत्ती, समझिए, ठीक है, हाँ लिखने से ज्यादा बेहतर है समझना। ये देखिए ये क्या है, तो आपको ड्रोसेरा का पत्ती है, ड्रोसेरा का पत्ती है, ड्रोसेरा का क्या है, तो पत्ती है, पत्ती मतलब लीफ है ना। अब इस पर क्या हुआ भाई मेरे, एकदम ध्यान में रखिएगा, इस पर क्या हुआ, तो आपको पता है जैसे ही कीट, ये कीट है भाई, ये कीट है, कीट टकराया, तो कीट जैसे ही इससे टकराएगा तो ये क्या करेगा, एक पदार्थ उत्पन्न करेगा जिसको बोलते हैं टेंटिकल्स, याद रखना है टेंटिकल्स, इसको बोलते हैं, ये टेंटिकल्स उत्पन्न करेगा, म्यूसिलेज, क्या उत्पन्न करेगा, म्यूसिलेज उत्पन्न करेगा। और इसमें इस म्यूसिलेज में कीट क्या होता है, चिपक जाता है, कीट चिपक जाता है, कीट चिपक जाता है, ठीक, कीट चिपक जाता है। जब तक ये टच नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तो ये उत्पन्न ही नहीं करेगा क्या, म्यूसिलेज को, याद रखना है, इसको बोलते हैं थिगोट्रोपिज्म यानी स्पर्शानुवर्तन कहा जाता है। अब देखिए आपको जो है ना, तना किसके तरफ, प्रकाश की तरफ मूव करता है, उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब कंपनानुवर्तन क्या होता है बच्चे, सिस्मोनेस्टी, ये क्या होता है, तो आपको पता है छुई मुई, आपको याद रखना है छुई मुई, छुई मुई जो है ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है, इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका, याद रखना बच्चे, मिमोसा पुडिका कहते हैं किसको, छुई मुई को। छुई मुई में क्या होता है भाई मेरे, ठीक है, जैसे ही आप टच किए तो वहां कंपानुवर्तन होता है, याद रखना कंपानुवर्तन होगा, और टर्जर प्रेशर, कौन सा प्रेशर, टर्जर प्रेशर काम करता है, यानी स्फीति दाब लगता है, स्फीति दाब लगेगा, इसको बोलते हैं, स्फीति दाब को बोलते हैं टर्जर प्रेशर, टर्जर प्रेशर एक्ट करता है, और ठीक है आपको कंपन होगा और एक जगह से द्रव जो है दूसरे जगह पहुंच जाएगा, और ये क्या होगा, तो बच्चे द्रव बाहर निकल गया और आपका फूल क्या होगा, ये पत्तियां जो है किसका, ठीक है, छुई मुई का, मुरझा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इस पर्टिकुलर स्थान से जल बाहर निकल गया और नीचे आ गया, और ये आपको
पौधा क्या होगा, पत्तियां, पौधे की पत्तियां क्या होगी, मुरझा जाती है। तो इसको कंपानुवर्तन कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सिस्मोनेस्टी किस में होता है, तो छुई मुई में होता है। छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेमोसा पुडिका है। छुई मुई में क्या होता है, तो भैया स्फीति दाब होता है, स्टर्जर प्रेशर होगा, जिसमें ठीक है जैसे ही छुएंगे तो एक स्थान से द्रव दूसरे स्थान पर मूव कर जाएगा और आपको ठीक है पत्तियां मुरझा जाती है। जबकि ठीक है आपको क्या बच्चे, स्पर्शानुवर्तन में क्या होता है कि जैसे ही कीट टच किया, टकराता है, तो म्यूसिलेज उत्पन्न करेगा और कीट उसमें चिपक जाता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पैराथायराइड क्या होता है। भाई मेरे ये देखिए, ये है आपको कौन सा ग्लैंड, तो भाई मेरे ये आप बहुत बार ठीक है हमसे पढ़े होंगे, तो आपको मैं कई बार बताया होऊंगा कि ये जो है ना ग्लैंड जो है ये होता है आपको क्या होता है, ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड होता है। कौन सा, थायराइड ग्लैंड होता है। और ये थायराइड ग्लैंड है भाई मेरे, ये देखिए एच आकार का थायराइड ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड है ये, थायराइड, थायरॉयड ग्लैंड। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड का आकार कैसा होता है, तो भैया एच के समान होता है। और इसी के ऊपर में ध्यान में रखना भाई मेरे, इसी के ऊपर में यहाँ देखिए एक ठो पैराथायराइड ग्लैंड, एक ठो पैराथायराइड ग्लैंड, एक ठो पैराथायराइड ग्लैंड, एक ठो पैराथायराइड ग्लैंड होगा, है नहीं, यानी 4 पैराथायराइड ग्लैंड होता है। कहां पर, तो ये गर्दन में होता है। ध्यान में रखिएगा, गर्दन में होता है, गर्दन में। और ये क्या उत्पन्न करता है, तो भाई मेरे यह पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ये पीटीएच हार्मोन उत्पन्न करता है। और ये काम क्या करेगा, हार्मोन उत्पन्न करता है। एकदम याद रखना भैया मेरे, उत्पन्न करता है। और ये काम क्या करता है, तो भाई मेरे यह ठीक है याद रखना, यह रक्त में है ना, रक्त में किसका, तो रक्त में कैल्शियम आयन और क्या, फॉस्फेट आयन का नियमन करता है। फॉस्फेट आयन का नियमन करता है, यानी उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, नियमन करता है। भाई एकदम ध्यान में रखना है, किसका नियमन करेगा, तो 2 आयन का, कैल्शियम और फॉस्फेट का। तो कितना जोड़ी हो गया, तो 1 2 3 4, 4 को 2 ही जोड़ी बोलते हैं शायद, है ना। तो पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एकदम याद रखना है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, किस संरचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है। तो हम लोग याद है कि पढ़ते आ रहे हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या करेगा, तो भ्रूण जो है, भ्रूण आपको ठीक क्या प्राप्त करता है, तो भ्रूण जो है भोजन प्राप्त करेगा, भोजन है ना, या पोषक पदार्थ प्राप्त करेगा। इसी के द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ भी, वेस्ट मटेरियल भी इसी के द्वारा बाहर निकलता है। बच्चे गैस विनिमय इसी के द्वारा होता है, याद रखना, गैस विनिमय भी इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। तो ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन यानी पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलेगा और गैस विनिमय भी इसी के द्वारा किसमें होता है, भ्रूण में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, भ्रूण का ठीक है जो है प्लेसेंटा का एक अलग नाम क्या है, ओवल है, याद रखना है। प्लेसेंटा का अन्य नाम, अन्य नाम एक और अन्य नाम हो गया क्या, तो बच्चे मेरे ओवल बोलते हैं, इसको ओवल बोलते हैं, इसीलिए ओवल बोलते थे। लेकिन प्राय ठीक है ये जो है ना, ये एकदम डिफरेंट कर दिया है, गूगल ट्रांसलेट करके एकदम डिफरेंट वे में इसको बना दिया है। ध्यान में रखिए, ओवल नहीं बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलते हैं, है ना। आपको याद रखना प्लेसेंटा ही, ओवल मत याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारज युग्मनज क्या होता है। तो भाई मेरे युग्मनज में क्या होगा, तो ये देखिए ये हो गया 22 + x, इसको बोलते हैं ओभा, है ना, ओभा बोलते हैं। और ये देखिए स्पर्म आ गया, कौन आ गया, स्पर्म को क्या बोलते हैं, 22 + आइदर क्या होगा, x, 22 + आइदर x होगा या 22 + y होगा, ये ना होता है 22 + x या 22 + y होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे इसको स्पर्म बोलते हैं। और दोनों जब क्या कहते हैं आपको निषेचित होगा, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में निषेचित होगा, तो क्या बनाएगा, तो याद रखना फेलोपियन ट्यूब में जब निषेचित होगा तब क्या होता है, तो भाई ये बन जाता है 22 + x, ठीक है। और क्या होगा, तो ये 22 जोड़ा और x कर दीजिए, या आपको क्या बन जाएगा 22 जोड़ा, ये देखिए जोड़ा है भाई मेरे, जोड़ा है। और ये क्या होगा 22, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो जोड़ा और प्लस क्या XY बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो भाई मेरे अगर हम 22 + x को n मान लेते हैं तो ये 2 बार 2n हो जाएगा। याद रखना ये क्या होगा, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, डिप्लॉयड कहते हैं। मनुष्य जो है हमेशा क्या होता है, तो द्विगुणित होता है, द्विगुणित संरचना होगा, याद रखना है। भ्रूण जो है आपका, युग्मनज जो है वो क्या होगा, द्विगुणित होता है। बोले कि सर ये पॉलीप्लॉयडी किसमें होता है, तो पॉलीप्लॉयडी भी होता है। ये क्या होता है, कुछ कुछ पादपों में, ठीक है, आपको बहुगुणित होता है। ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ पॉलीप्लॉयडी बोलते हैं, कुछ कुछ पादपों में क्या होता है, पॉलीप्लॉयडी होता है, बहुगुणित कुछ पादपों में, है ना। कुछ पादपों में आपको क्या होता है, पॉलीप्लॉयडी पाया जाता है बच्चे, यानी वहां दुगुणित ना होकर के क्या होगा, 3n आ जाएगा, 4n आ जाएगा, कहीं कहीं 5n आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, मनुष्य जो होता है वो दुगुणित होता है, ध्यान में रखना, 5n हो जाएगा, कुछ पादपों में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, कह रहा यदि एक गोल पीला, है ना, गोल पीला, ये देखिए R,
है ना, गोल पीला, तो आर आर ले लीजिए, और क्या लीजिए, गोल पीला है, गोल पीला है भाई मेरे, गोल पीला है, याद रखना। एफ आर हो गया, ये राउंड राउंड, ये पूर्णतः शुद्ध है अभी, और पीला है तो वाई वाई हो गया। अब इसको क्या किए, झुर्रीदार, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आर आर, और क्या हुआ, छोटका वाला वाई वाई। तो आपको पता है कि पहले जनरेशन में ये जो है ना, ये क्या होता है, तो भाई मेरे ये गोल गोल और पीला, याद रखना ये डोमिनेंट होता है, ये क्या होगा, डोमिनेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट को क्या बोलते हैं, प्रभावी, प्रभावी होता है। और ये क्रॉस किया, और बच्चे रिसेसिव इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी, रिसेसिव कहा जाता है। क्रॉस किया है, बना क्या लेगा, तो आर आर, और बच्चे वाई, और क्या बनाएगा, तो वाई बना लेगा, यानी गोल और पीला ही होगा। लेकिन F2 जनरेशन में ध्यान में रखिएगा, जैसे ये F1 जनरेशन में ऐसा काम होगा, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, 9:3:3:1 में यह अलग हो जाता है। इसमें कौन कौन आएगा, तो 9 जो है ना, ये गोल पीला होगा, ध्यान में रखिएगा, गोल पीला क्या होगा, गोल पीला आपको क्या होगा, तो भाई मेरे गोल पीला होगा नॉट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा, तो आपको 3 जो है ये क्या होगा, तो गोल गोल, ठीक है, या आपका ये गोल हरा आ जाएगा। 3 क्या होगा, तो ये बच्चे, ठीक है, झुर्रीदार पीला हो जाएगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और ध्यान में रखिएगा, एक ठो जो है ना, झुर्रीदार हरा प्राप्त होगा, झुर्रीदार हरा प्राप्त होगा, कितना, तो एक ठो प्राप्त होगा। तो बच्चे याद रखना है कि F2 जनरेशन में 9:3:3 में होगा, और F1 जनरेशन में क्या होगा, तो केवल और केवल, ठीक है, आपको गोल पीला ही होगा, क्योंकि वही डोमिनेंट है, तो गोल और पीला हो जाएगा। यानी पहला जनरेशन में जिस तरह से टीटी करते थे, ठीक है, ड्वार्फ से, तो पहला जनरेशन में टीटी आ जाता था तो आप लंबा ही बोलते थे, उसी तरह से यहां पर जो डोमिनेंट होगा वही कैरेक्टर आपको एग्जिस्ट करेगा पहले जनरेशन में। दूसरे जनरेशन में मैंने लिख दिया है 9:3:3:1 में, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसका हो जाएगा, अलग अलग कैरेक्टर वहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करा आरक्यू इज क्या होता है, ये देखिए रेस्पिरेटरी कोसेंट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोसेंट, रेस्पिरेटरी श्वसन, ठीक है, भागफल, रेस्पिरेटरी, ध्यान दीजिए बच्चे, रेस्पिरेटरी, रेटरी कोसेंट कहा जाता है, कोसेंट कहते हैं। ये क्या होता है भाई मेरे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये श्वसन भागफल बोलते हैं, श्वसन भागफल कहते हैं। ये होता क्या है, तो जैसे श्वसन भागफल की बात करेगा तो आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, तो ये CO2 का आयतन, याद रखना है, जितना CO2 उत्सर्जित होगा उसका आयतन, CO2 का आयतन, CO2 का आयतन है ना बच्चे, हाँ, बटे आपको CO2 का आयतन उत्पादित, ये जितना उत्पादित हुआ, उत्पादित बटे आपको ऑक्सीजन का आयतन जितना उपयोग होगा, ऑक्सीजन का आयतन जितना क्या होगा, उपयोग होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उपयोग होगा, ठीक है, जिसका रेस्पिरेटरी कोसेंट जितना अधिक होगा, ठीक, उतना ही वो क्या होगा, पचने में, ठीक, रेस्पिरेटरी कोसेंट जिसका जितना कम होगा वो उतना ही पचने में क्या होगा, ज्यादा समय लेगा। ध्यान दीजिए बच्चे, मैंने क्या कहा, रेस्पिरेटरी कोसेंट, रेस्पिरेटरी कोसेंट जिसका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका जितना ज्यादा होगा, ठीक, आसानी से पचेगा, आसानी से पचेगा, है ना। और फिर मैंने एक और बात कहा, क्या कहा कि रेस्पिरेटरी कोसेंट जिसका कम होगा, है ना, कोसेंट जिसका कम होगा, देर से पचेगा, देर से पचेगा। ध्यान में रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पचेगा, डाइजेस्ट बहुत देर से होगा। जैसे अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोसेंट कितना होता है, तो भाई मेरे कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोसेंट 1 होता है, 1 होता है, जल्दी पच जाता है, आसानी से पच जाता है, ठीक है। वसा का आपको कितना होगा, तो वसा का 0.7 होता है। भाई मेरे प्रोटीन का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होगा, तो भैया मेरे 0.8 से 0.9 के आसपास होता है। तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बटा ऑक्सीजन के अनुपात को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे इसी को रेस्पिरेटरी कोसेंट कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, करा डोडो जानवर के विलुप्त होने का कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया है, तो बच्चे कल्वेरिया पेड़ विलुप्त हो गया। कल्वेरिया पेड़ का ध्यान में रखिएगा, कैलवेरिया है ना, कैलवेरिया का फल क्या होता है, कठोर होता है। फल क्या होगा, कठोर होता है, कठोर होता है। अब देखिए इसका फल खाया कौन, फल खाता है डोडो, फल, ये फल है बच्चे, फल किसने खाया, फल डोडो ने खाया, डोडो ने खाया, है ना, डोडो ने खाया। ध्यान में रखिएगा, कौन खाया, डोडो। और डोडो कहां पाया जाता है, मॉरिशस में, मॉरिशस में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, मॉरिशस में पाया जाता है डोडो। और ये कल्वेरिया भी वहीं का
पेड़ है। तो डोडो ने खाया, डोडो ने खाया। और डोडो का जो पेट है बच्चे, डोडो का पेट को हम क्या कहते हैं? तो डोडो का पेट जो है गिजार्ड कहलाता है। पेट गिजार्ड कहलाता है, गिजार्ड कहलाता है। और इस गिजार्ड में जाकर के क्या होगा? तो ठीक है, वह जो है फल का जो बीज है, वो बीज बच्चे, बीज क्या होता है? बीज, ठीक है, बीज का आवरण मुलायम हो जाता है, बीज का आवरण मुलायम, और जिससे उसका क्या होगा? बीज का आवरण मुलायम हो गया, मुलायम है ना, मुलायम हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुलायम हो जाता है। चलिए, जब मुलायम हो जाता है तो ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छे से क्या करेगा? अच्छे से पादप बाहर निकलेगा, अच्छे से पादप बाहर निकलेगा। ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पादप का क्या होगा? तो पादप का की उत्पत्ति होगी, नया पादप जो है ना अच्छे से उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? तो आपको आसानी से वो पनप जाएगा, है ना, क्योंकि उसका खाल जो है वो क्या होगा? वो काफी मुलायम हो गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि डोडो ही नहीं तो कलवेरिया का फल कौन खाएगा? कलवेरिया का फल नहीं खाएगा तो क्या होगा बच्चे? तो डोडो। ठीक है, याद रखना है कि ये पेड़ भी घटने लगेगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसी के कारण वहां पर घटने लगा। चलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कलवेरिया का पौधा जो है उसका फल जो है वो काफी कठोर होता है, उस फल को खाने का काम करता है डोडो। और जब डोडो खाता है तो उसका बीज उसके पेट से गुजरता है, पेट को हम गिजार्ड कहते हैं। और ये गिजार्ड में ठीक है बीज का आवरण क्या होता है? मुलायम हो जाता है। और ठीक है, आपको जब ये मुलायम होकर के बाहर निकल जाता था उसके पेट से तो क्या होगा? तो नए ठीक है पादप आसानी से उग जाते हैं। वो क्या होगा? आपको ठीक है जल्दी से प्रजनन कर लेगा, बाहर निकल जाएगा। भाई ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नए पौधे का विकास हो जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको क्या याद रखना बच्चे? ये फ्लैजिला है, ये दो ठो है, केंद्र में दो ठो होता है, और फ्लैजिला है ये केंद्र में दो ठो हुआ, और चारों तरफ जो है ना 9 ठो घेरे हुए रहता है। ध्यान में रखना है, फ्लैजिला जो है केंद्र में दो, ठीक है, दो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला का क्या हुआ? सूक्ष्म नलिका। ये देखिए इसको सूक्ष्म नलिका बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में चलो अगर सारे फ्लैजिला किस में होता है? तो बहुत सारे यूकैरियोटिक जीव में आपको फ्लैजिला पाए जाते हैं, है ना, उसको मूव करने में वो मदद करता है, और उसी में सूक्ष्म नलिका पाया जाएगा। केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिका, और उसको चारों तरफ से घेरे रहता 9 ठो सूक्ष्म नलिका। ध्यान में रखना भाई मेरे, कितना सूक्ष्म नलिका घेरे रहेगा? तो 3 3 6 1 7 1 8 और क्या 9 ठो घेरे रहता है। यानी केंद्र में 1 सूक्ष्म नलिका, और ठीक है उसको चारों तरफ से घेरे हुए है कितना? तो 9 ठो सूक्ष्म नलिका घेरे हुए। इसीलिए इसको फ्लैजिला को याद रखना है कि फ्लैजिला में जो सूक्ष्म नलिका होता है 9 + 2 होता है। यानी सेंटर में कौन हो गया? सेंटर में 2, और बच्चे चारों तरफ से घेरे कितना होगा? तो 9 होगा। सेंट्रियोल याद रखना है, सेंट्रियोल जो है बहुत सारे पादपों में सेंट्रियोल पाया जाता है। और ये सेंट्रियोल में याद रखना बच्चे, केंद्र में कुछ नहीं होता है, याद रखना कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होगा, और लेकिन इसको चारों तरफ से घेरे कितना होता है? तो 9 ठो, ठीक है, आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स घेरे रहता है। ध्यान में रखना बच्चे, केंद्र में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है, घेरे कितना रहेगा? तो 3 2 5 2 7 1 8 1 9 ठो घेरे हुए रहता है। तो याद रखना है ये भी आपको सही है। काइनेटोसोम और सेंट्रियोल की संरचनाएं क्या होती है? समान होती है। काइनेटोसोल किसका निर्माण करता है? तो फ्लैजिला का निर्माण करता है, और सेंट्रियोल दोनों की संरचनाएं भी समान होगी। यानी आपको ये क्या होगा? सभी आपका सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पर देखते हैं। अंतरापार्श्विक पेशियां पाई जाती हैं, तो भैया पसलियों में पाया जाता है। अंतरपार्श्विक मतलब इंटरकोस्टल मसल्स, यानी जो मसल मध्य में हो। याद रखा, इंटरकोस्टल मतलब जो मसल मध्य में हो, उसको क्या बोलते हैं? तो ठीक है, याद रखा अंतरापार्श्विक बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, और ये पसलियों में पाया जाता है। अच्छा, पसली कितना होता है भाई मेरे? तो ये देखिए मध्य में पाया जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, जिसको एस्टर्नम कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, एस्टर्नम कहते हैं, है ना। और देखिए ये कितना मांसपेशी होता है, इसमें कितना रिब्स होता है बच्चे? पसलियां कितना होता है? तो आपको पता है कि 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है। ध्यान में रखिएगा, पसली कितना होगा? तो छाती में पाया जाता है पसली की कुल संख्या, यह देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितना हुआ? तो 4 3 7 1 8, है ना। याद रखें 9, और क्या तो भाई इसको 10 11, और क्या हुआ? तो ये देखिए ऊपर कर लेते हैं 12, है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, क्यों मैंने पसलियां बनाई है जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो 1 से 7 कितना? 1 से 7 इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, सत्य पसलियां ट्रू रिब्स कहा जाता है। ठीक है, आपको 8 9 और 10 इसको बोलते हैं क्या? ध्यान में रखिए फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, आपको असत्य पसलियां कहते हैं।
और आइए, ठीक है बच्चे, 11-12 इसको क्या बोलते हैं, तो फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं, फ्लोटिंग, ठीक है, रिप्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स कहा जाता है ना, फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है बच्चे। ट्रू रिप्स, और ये कहां पाया जाएगा, तो पसलियों में पाया जाएगा। तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री होते हैं। तो बच्चे पोरिफेरा जो है, पोरिफेरा ये क्या हो, समुद्री नहीं होता है। मोलस्का जो है ये पानी में जरूर पाया जाता है, लेकिन मीठा पानी में भी पाया जाएगा, समुद्री में, दोनों जगह पाया जाएगा। लेकिन आपको इकोनोडर्माटा जो है केवल समुद्र में पाया जाता है, इसको समुद्री जीव कहा जाता है, ध्यान में रखेगा, समुद्री जीव कहते हैं, है ना। सी कई बार मैंने पढ़ाया है, इसी सेशन में कई बार हमने डिस्कस किया है। तारा मछली इसी में आ जाएगा बच्चे, है ना, ध्यान में रखिएगा। अर्चिन, सी अर्चिन इसी में आएगा। आपको खीरा, समुद्री खीरा इसी में आएगा, है ना। ये सब इसमें जीव आते हैं, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। इकोनोडर्माटा जो है समुद्री जीव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, क्या है हमारा, भूमि फलनी फल कौन है। तो आलू जो है, आलू आपको पता है स्टेम है। कौन सा स्टेम है भाई, तो भूमिगत तना है। और कौन सा तना है भैया, तो ये है ट्यूबर, भूमिगत तना ट्यूबर है। ट्यूबर को बोलते हैं कंद है, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। और ये देखिए प्याज, प्याज भी आपको स्टेम है ना, याद रखना है, ये भूमिगत तना है। लेकिन कौन सा तना है भैया, तो भूमिगत तना है, याद रखना है, ये बल्ब है, बल्ब बोलते हैं। सलकंद कहते हैं, सल्क कंद इसको कहा जाता है, सल्क कंद कहा जाता है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, सल्क कंद कहते हैं। मूंगफली जो होता है ये क्या है, फल है। एक मूंगफली क्या होता है, फल होता है, याद रखिएगा, फल होता है। तो भूमि फलनी फल हो गया कौन, तो आपको पीनट्स होता है, याद रखना, पीनट्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में विभाज्योतक उत्तक का कार्य क्या होता है। तो भाई मेरे आपको मैंने कई बार बताया है कि ये विभाज्योतक जो है ये क्या होता है, यहाँ कोशिका विभाजन बहुत अधिक होता है। यहाँ कोशिका विभाजन, याद रखना, कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है। कोशिका विभाजन यानी हाईली सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन अधिक होता है। और ये विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन, वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन बच्चे, तो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, भूमिका निभाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इतना ज्यादा सेल डिवीजन होता है कि इसमें ये काम करेगा, विकास में, डेवलपमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जो मैंने डिस्कस कराया है अच्छे से लिखिए, नोट डाउन कीजिए। यकीन मानिए सफलता आपको महत्वपूर्ण भूमिका, सिक्योरिटी एंड हेल्प भी करता है। नहीं बच्चे, प्रवीण कुमार यादव जी सिक्योरिटी में हेल्प ये नहीं करेगा, सिक्योरिटी सुरक्षा में जो है वो करता है, ध्यान में रखिएगा। स्क्लेरेनकाइमा है ना, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा और सुरक्षा में मदद करता है, स्क्लेरेनकाइमा करता है। तो ध्यान में रखना, विकास मतलब विकास ही होता है। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आप लोग जुड़िए, इसी तरह से मजेदार है, ठीक है, ध्यान में रखना है।